वेलकम टू द एक्सीलेंट एजुकेशनल क्लासेस। आप सभी का एक्सीलेंट एजुकेशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गेश शुक्ला आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत दिनों बाद आया है। आप सोच रहे होंगे कि वीडियो इतने दिनों तक नहीं अपलोड हुआ। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, लेकिन कुछ समस्याएँ आ गई थी जिसे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। समस्याएँ हमारी नहीं, समस्याएँ देश की हो गई थी और देश की समस्या ये है कि देश की समस्या किसानों की समस्या के प्रति जागरूक हुई, जो कि अब समस्या है या सच्चाई है, क्या है, उसके बारे में मैं आज आपके लिए इसीलिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है फार्मर एक्ट, यानी किसान अधिनियम, जो बनाया गया है 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में जो पारित कर दिया गया था। क्यों पारित हुआ, कैसे पारित हुआ, सभी बातें आपको बताएंगे और उसमें जो विवाद चल रही हैं और उसकी वास्तविकताएं क्या हैं। मैंने अभी आप लोगों का सहयोग मांगा था, कल आपसे सहयोग मांगा था। मैं देख रहा था कि मुझे कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल के लिए, कितने लोग मेरे साथ हैं, कौन चाहते हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इससे संबंधित, क्योंकि ये किसानों से संबंधित है और हर एक किसान देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ फार्मर एक्ट। तो आज यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो एक नियम जो पूरे देश में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। लोग कहते हैं एक नियम नहीं है, 3 नियम है। कितने रूल लाए गए? 3 रूल, 1, 2 एंड 3। सबसे ज़्यादा समस्याएं कहाँ पर हैं? समस्याएं किसानों को लग रही हैं कि पहले और दूसरे में है, तीसरे में भी कुछ लोगों को लग रही हैं, लेकिन तीसरे में कुछ ज़्यादा वैसी समस्याएं हमें नहीं लग रहा या किसानों को लग रहा है। किसानों को हम अपनी राय नहीं देंगे, क्योंकि जो सरकार ने बताया है उसको हम बताएंगे, जो किसान हैं उसको बताएंगे, हर एक बातों को आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से एक एक बातों को सुनते रहिएगा। अगर वीडियो बड़ा हो जाता है, बड़ा इसलिए हो जाएगा क्योंकि 20 सितंबर को राज्यसभा में पास हुआ बिल। आज है 12 फरवरी, 12 फरवरी हो चुकी है, लगभग 12-13 फरवरी, आज 12 फरवरी है। तो समस्याएं कुछ ज़्यादा होती जा रही हैं और समस्याएं ये हो गई कि इतने दिनों का जितनी घटनाएं प्रतिदिन क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, क्यों समस्याएं हुई, भारतीय शान तिरंगे पर भी कुछ बवाल हुआ, कुछ समस्याएं हुई और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन भारत में कुछ घटनाएं भी हुई। तो अगर ये वीडियो पहले बना दिया जाता तो ये सब बातें नहीं होती। हमें लग रहा है ये वीडियो बनाने का उचित समय है और हमें लग रहा है अभी प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में, लोकसभा में राष्ट्रपति जी के कहने पर आकर किसानों से भी बात की, सभी लोगों से बात भी की और उन्हें बताया भी। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये सब समस्याएं हुई हैं, तो मैं पूरे जितनी भी समस्याएं थी एक एक करके आपको पूरी समस्याएं बताऊंगा और कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए अगर वीडियो 2 हो जाते हैं, हमें अपलोड करने में भी समस्याएं होंगी, क्योंकि टेक्निकल समस्या होंगी, और अगर अपलोड करने में समस्याएं होंगी तो आपको क्या करना है, दोनों वीडियो देखना है। जहाँ से पहला वीडियो ख़त्म होगा वहीं से दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको थी और अपने सदस्यों को पता ही है, और जो आप लोग ज़रूरी करते आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और अब भी करते रहेंगे, मुझे भरोसा है। तो आपको मैं बताऊंगा कृषि बिल क्या है, क्यों लाया गया। समस्या, लोग कह रहे हैं कि एमएसपी क्यों नहीं है, एपीएमसी क्यों बंद की जा रही है, एमएसपी क्यों बंद की जा रही, मैं उन पर भी अपनी भी राय दूंगा, लेकिन सबसे लास्ट में दूंगा कि क्या ये कृषि विधेयक सही है या नहीं। और इस पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये की जाएगी कि जो चर्चा है, पहला बिल क्या था, दूसरा बिल क्या था, तीसरा बिल क्या है। पहला बिल मैं आपको बताऊंगा, कृषि बिल में एक नहीं 3 बिल थे, जिसमें से सबसे पहले बिल को क्या कहा गया, कृषक उपज, जो हिंदी में आपको बताऊंगा। जो एक एक बातों को सरकार बहुत अच्छी तरीके से लिखती है, क्यों? क्योंकि जैसे लिखेगी कृषक उपज और वाणिज्य, एक एक बातें लिखती है ताकि जो किसान हो उनको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा। लेकिन जब रूल पढ़ते हैं, रेगुलेशन होती है वहाँ की, तब पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। तो कृषक उपज एवं वाणिज्य पहला नियम था, कृषक उपज एवं वाणिज्य। कृषक उपज एवं वाणिज्य, कृषक उपज एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण, आपको ये पहला नियम बताएगा, जो हिंदी में आप बढ़िए आराम से, कोई बहुत से लोग अभी जिनको समस्याएं होंगी कि हिंदी में ही क्यों बताया जा रहा है, इंग्लिश में बता दिया जाए, तो वो भी बताया जाएगा। अधिनियम
2020। ये था पहला रूल। ठीक, कृषक उपज वाणिज्य सरलीकरण एवं संवर्धन फर्स्ट एक्ट 2020, यानी 2020 में आया, अभी तो 2021 चल रहा है, तो 2020 का ये पहला नियम था। इसमें क्या था फार्मर प्रोड्यूस मतलब उपज, प्रोड्यूस एंड एवं मतलब एंड, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, और इसका मतलब आप जानते हैं संवर्धन एवं सरलीकरण। संवर्धन मतलब प्रमोशन एवं सरलीकरण मतलब सरलीकरण की सिंप्लीफिकेशन जो होती है, सरलीकरण वो तो मैथ में होती है, लेकिन यहाँ से भी उससे जोड़े जा सकता है। तो अधिनियम एक्ट था जिसे अधिनियम कहा गया। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, ये पहला रूल क्या कहता है उसके बारे में बताएंगे, और यहाँ पर समस्याएं क्या थी वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे आपको सबसे पहले बताया जाएगा। इसके मेन प्रोविज़न क्या क्या थे। सबसे पहला प्रोविज़न था इसका ट्रेड एरिया। क्या था? ट्रेड एरिया। सबसे पहली समस्या है इसका, सबसे पहला प्रावधान ट्रेड एरिया एंड आउटसाइड एरिया। ये क्या था? ट्रेड एरिया क्या है कि जैसे एपीएमसी होती है, तो एपीएमसी बनाई गई थी कि जो किसान थे उनके लिए, इसलिए इससे पहले, इस रूल से पहले एपीएमसी थी। अभी हम आपको एपीएमसी में बताएंगे एपीएमसी क्या है, एमएसपी क्या है, और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, क्या हुआ, ये सभी बातों को आपको बताएंगे। लेकिन ट्रेड एरिया एंड आउटसाइड, ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी का मतलब क्या होता है? ए से क्या होता है? एग्रीकल्चर। पी से प्रोड्यूस, प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस जो होता है, ए से एग्रीकल्चर, पी से प्रोड्यूस, एम से मतलब मार्केटिंग, सी से कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसे एपीएमसी कहते हैं, कृषि उत्पाद व्यापार। सबसे इसको हिंदी में जो बोलते हैं कृषि उत्पाद व्यापार विधि, जो कमेटी यानी कि ये रूल बनाए गए थे, समिति जो बनाई गई थी कृषि उत्पाद व्यापार समिति, ये थी ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, पहला रूल। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि आप एपीएमसी के बजाय, आपको ये नहीं कहा गया कि बजाय नहीं, जरूरी है, ये नहीं सरकार ने, सबसे पहले सरकार ने कहा कि एपीएमसी के अलावा भी किसान अलग स्थानों पर भी क्या कर सकते हैं, अपने सामानों को, अपने जो कृषक उत्पादन किए गए गेहूं, अनाज, चावल, कुछ भी जो भी हैं, वो एपीएमसी के आउटसाइड यानी बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका काम बंद हो जाएगा, जैसे जानते हैं हरियाणा में आढ़तिया जिसे कहते हैं, बहुत से पॉलिटिकल लीडर हैं, उनका काम बंद हो जाएगा। अपोजिशन वाले जो सरकार के अपोजिशन में रहते हैं, कोई भी नियम बना दिया जाए तो उसका विरोध करेंगे, चाहे सही ही क्यों ना हो। अगर महिलाओं की सम्मान की बात होगी तो लोकसभा, राज्यसभा में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ अपोजिशन वाले भी रहेंगे, चाहे जिस पार्टी का लीडर हो। लेकिन अगर 3 तलाक की बिल की बात आए तो वहाँ पर जो अपोजिशन वाले होते हैं वहाँ समस्याएं हो जाती हैं। तो इसमें सरकार ने क्या कहा, ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, यानी कि आप एपीएमसी के अलग भी क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड एरिया कर सकते हैं, अपने को, अपना जो उपज है उसे बाहर भी बेच सकते हैं। लेकिन अब बहुत लोगों ने अफवाहें उड़ा दी हैं कि एपीएमसी बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें एपीएमसी की गारंटी दो, हमें एमएसपी की गारंटी दो, नहीं तो बंद हो जाएगा, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा बहुत से लोगों का कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, और मेरे बताने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि मेरे बताने से, जब मैं कह रहा हूं कि एपीएमसी नहीं बंद होगी, जब मैं तो एक आम नागरिक हूं देश का, वही बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एपीएमसी बंद नहीं होगी, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं, किसान को विश्वास नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें भाई लिखित में दो कि एपीएमसी बंद नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूं किसी से भी जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनसे 2 बातें सिर्फ पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि इसके लिए रूल बनाइए। क्या अभी तक एपीएमसी के लिए कोई रूल बना है कि एपीएमसी बंद नहीं होगी, एपीएमसी ही रहेगी और कुछ नहीं? कहीं संविधान में लिखा है? एमएसपी के बारे में कहीं लिखा गया है? अभी तक संविधान में ना एमएसपी के बारे में कहीं लिखा गया है, ना एपीएमसी के बारे में कहीं लिखा गया है। तो आउटसाइड ट्रेड एरिया ऑफ एपीएमसी, ये आपको दिया गया है ऑप्शन। बहुत लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन दिया क्यों गया है, जब हमने मांगा ही नहीं तो दिया क्यों गया? हम नहीं चाहते हैं भाई कि हम एपीएमसी के बाहर सामान बेचें, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें
हम संतुष्ट हैं कि एपीएमसी में ही बेचकर हम अपनी जीवन याचिका चला सकते हैं। हमारे एपीएमसी में जितनी हमें मुद्रा मिलेंगी, जितनी हमें पैसे मिलेंगे, उससे हमारा घर चल जाएगा। आपको पता होगा, एक एक्सटर्नल बात बता दूं मैं, 22 मई 2016 को प्रधानमंत्री जी ने बरेली में एक सभा की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय 2022 तक कितना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। आपने सुना होगा, किसानों की आय क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी यही सोच रहे हैं कि किसानों की आय 2 गुना कैसे की जाए, उन्होंने जो वादे किए थे उसे कैसे पूर्ण किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसान के ऊपर समस्याएं लाद करके आप किसान को ये कह सकते हैं कि आउटसाइड एरिया में बेच के आपके दुगना कर देंगे, ऐसा कोई उनका प्रोविज़न नहीं है। उनका कहना है कि आपको चाहें, यदि आप चाहें तो एपीएमसी के बाहर बेच सकते हैं, यदि ना चाहे तो ना बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कल अभी राज्यसभा में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कहा था, और वहाँ पर आपने शायद देखा होगा वीडियो, अगर ना देखा हो तो जाके देख लीजिए। 1 घंटे 35 मिनट उन्होंने लोकसभा में किसानों के लिए भाषण दिया, 1 घंटे 45 मिनट लगभग राज्यसभा में भाषण दिया, और उन्होंने एक नई बात कही जो मैंने पूरे वीडियो देखा और उससे मुझे पता चला। उन्होंने एक नई बात कही, उन्होंने कहा कि कुछ किसान हमसे कह रहे हैं कि जब मांगा ही नहीं तो दिया क्यों। समस्या ये है कि मांगा ही नहीं तो दिया क्यों। सरकार लोकतंत्रवादी है, सामंतवादी नहीं है, ठीक है। सामंतवादी सरकारें ऐसी होती हैं जब मांगा जाए तभी दिया जाएगा। सरकार यहाँ की लोकतांत्रिक है, यहाँ पर लोकतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिनियम है, मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को ये नहीं कि अगर मांगा जाए तभी उसे दिया जाए। क्या किसी ने, आप मुझे बताइए, एक्सटर्नल बातें मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहला रूल, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, आपको इतने रूल बताऊंगा और कोई बताए। पहला, किसी ने कहा था मुझे आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक की फ्री में योजना चाहिए। आयुष्मान योजना किसी ने मांगा था? नहीं मांगा था, तब भी सरकार ने क्या किया, दिया। दूसरी बात, किसी ने 3 तलाक बिल मांगा? नहीं मांगा। 3 तलाक पर विधेयक मांगा? नहीं मांगा, तब भी सरकार ने क्या किया, दिया। क्या किसी ने बहस पर, सत्र में बहस करने की चर्चा पर, जो बहस की चर्चा को रोकने के लिए किया जाता है, ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था कि मांगा था? सरकार ने तब भी क्या किया, दिया। उससे किसान संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सम्मान निधि योजना। तीसरी बात, चौथी बात, किसी ने मांगा था? दिया। किसान ने क्या किया, दिया। अगर सरकार ने क्या किया, दिया। अगर सरकार चाहती किसान सम्मान निधि ना देती तो क्या कोई कुछ कर लेता सरकार का? नहीं कर पाता। लेकिन सरकार ने क्या किया, दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का प्रचार कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं कि जो किसान कह रहे हैं कि हमने मांगा ही नहीं बिल तो आपने दिया क्यों। मैं इसी और ऐसे ऐसे बहुत से रूल हैं जो 3 तलाक और बाल विवाह पर रोक लगाई जाए, विधवा विवाह पर रोक लगा, मतलब कि जो महिलाएं हैं उनके विवाह की एज को समान किया जाए, या जो शादी की उम्र है उन सबको बढ़ाया जाए, घटाया जाए। इन सब के रूल को सरकार ने क्या किया था, मांगा नहीं। किसी ने क्या किया, मांगा नहीं, तब भी क्या किया, सरकार ने दिया। और सरकार यहाँ सामंतवादी नहीं है कि जब मांगोगे तभी देगी। सरकार, आपको पता होगा कि जो पानी, अगर पानी ठहरा रहेगा तो बीमारियां उत्पन्न होंगी, अगर पानी ठहरा रहेगा तो बीमारियां उत्पन्न होंगी। चलता हुआ पानी आपके जीवन के प्रवाह को बढ़ाता है। तो ये कृषि विधेयक इसीलिए लाया गया है कि लोगों को जो पुरानी परंपराएं एपीएमसी, एमएसपी से 1.5 गुना से ज़्यादा लाभ नहीं होता था, उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और ज़्यादा किया जाए। तो इसके लिए क्या किया था, सरकार ने इन सभी योजनाओं को पारित किया। सरकार ने इन सभी योजनाओं को क्या किया, पारित किया, और ये सरकार लेकर आई। अब क्या हुआ, सरकार ने इन सभी रूल को पारित किया और लेकर आई। अब क्या हुआ, अब आप सोच रहे हैं कि सामंतवादी क्या है, ये सब क्या बताए जा रहे हैं। हम तो कृषि बिल देखने आए थे, पता चल रहा कुछ और यहाँ पर चल रहा है। तो कृषि बिल ऐसे थोड़ी, कृषि बिल, इसमें पहले भी रूल में क्या बताया गया था कि आउटसाइड ट्रेड एरिया, आप है एपीएमसी,
दूसरा रूल इसमें क्या बनाया गया, इंटर स्टेट, यानी कि जो दूसरी है इसकी प्रावधान है इंटर स्टेट टू अदर स्टेट, यानी कि आप एक ही राज्य में नहीं। अब एपीएमसी जब के रूल को चाहे फॉलो करो चाहे ना फॉलो करो, अभी तक एपीएमसी में क्या था, एपीएमसी में था कि आपको हर हाल में उस क्षेत्र के जो किसान हैं उन्हें अपनी पहली फसल एपीएमसी में ही बेचना होगा। लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि आप अलग दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। अगर आपको लगे कि हमारे घर के पास की बाजार जो है उसमें कम मूल्य मिल रहे हैं, आपको लग रहा कि उत्तर प्रदेश का कोई किसान, बरेली का कोई किसान मान लो कुछ भी बेच रहा है, अब वो बरेली का कोई किसान कुछ बेच रहा है, वहाँ पर उसे लाभ नहीं मिल रहा, वहाँ पर उसका गेहूँ 18 रुपये में मिल रहा, उसे पता चला कि गुजरात में मेरे गेहूँ का दाम 35 रुपये है, लेकिन अभी बेच नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसे एपीएमसी के तहत रूल को फॉलो करना पड़ता था। अब क्या किया गया कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते, ना चाहें तो आप एपीएमसी में बेचे, उसके लिए कोई रूल नहीं कि एपीएमसी बंद नहीं की गई है, एमएसपी बंद नहीं की गई है। आप चाहे तो इंटर स्टेट टू अदर स्टेट, यानी कि अदर स्टेट में भी आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो बेच सकते हैं। इसके क्या किए गए, दूसरी तरीके को किया गया। तीसरा जो हमें सबसे अच्छा लगा, हमें सबसे अच्छा ऑनलाइन ट्रेड, सबसे अच्छी बात क्या लगी, ऑनलाइन ट्रेड। आप सोचिए, एक जूता बनाने वाली कंपनी, कपड़ा बनाने वाली कंपनी, कोई भी कोट बनाने वाला व्यक्ति कहीं भी सामान बेच सकता है। किसान कहीं सामान क्यों नहीं बेच सकता? किसान अपने ही पास की मंडियों में क्यों सामान बेचे? अभी आपको अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, स्नैपडील पर कुछ लेना है, कपड़े बुक करना है, जूता बुक करना है, कुछ बुक करना, आप बुक करते हैं, तुरंत आपके घर पर पहुंच जाता है, आप ऑनलाइन मंगा लेते घर बैठे। लेकिन किसान बेचारा क्या करता, उसको ऑनलाइन क्या ऑफलाइन बेचने में परेशानियां हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्या, इसीलिए क्या लाएगा, ऑनलाइन ट्रेड लाएगा। ऑनलाइन ट्रेड कैसा होगा ट्रेड, इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बताया था राज्यसभा में। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, देख लीजिएगा, अगर जिन्होंने देखा उनको अच्छी तरीके से पता होगा, और नहीं पता है तो हम बता देंगे अभी। लेकिन ऑनलाइन ट्रेड का मतलब क्या होगा ये हम बता रहे हैं। जैसे कोई किसान है, वो आलू की खेती कर रहा है, आलू की खेती किया उसने, अब उसे पता चला कि हमारी पास की मंडी में आलू तो सिर्फ 10 रुपये ही किलो है, हम क्यों बेचें यहाँ पे। लेकिन एपीएमसी के तहत आलू तो नहीं, मान लीजिए गेहूँ है, धान है, एपीएमसी में एमएसपी के थ्रू बेची जाती थी, 23 फसलें एमएसपी पर लगती थी, लेकिन 22+1 यानी गन्ना को भी किया गया था, और उसके लिए भी हम एमएसपी में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या होता है। तो किसानों को क्या किया गया, ऑनलाइन ट्रेड से उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मतलब कि ऑफलाइन ट्रेड से, तो सरकार ने इसमें तीसरा रूल क्या बताया कि आप ऑनलाइन भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी व्यापार कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यापार कैसे करेंगे, आपने अपनी गेहूं को उत्पादन किया, अब ऑनलाइन में आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेट में समस्याएं ज़्यादा हैं। यहाँ पर क्यों समस्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गेहूँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, प्रति हेक्टेयर की दर से नहीं लेकिन टोटल उपज की दर से ज़्यादा होता है। अब गेहूं का उत्पादन जब ज़्यादा हो गया तो लोग, जब कोई सामान बहुत ज़्यादा मंडियों में आ रहा, बहुत ज़्यादा मंडियों में आ रहा, तो कहेंगे हम लेंगे नहीं क्योंकि उन्हें मिल रहा है। जब सामान की समस्या होगी, जब प्याज की समस्या होगी, तभी तो प्याज का दाम बढ़ेगा, जब सामान की समस्या होगी तभी तो सामान का दाम बढ़ेगा। लेकिन अदर स्टेट में, जहाँ महाराष्ट्र में जहाँ गेहूँ नहीं होता है, अब आपको वहाँ के किसी भी व्यक्ति को, कोई बड़ा व्यक्ति है उसे गेहूँ चाहिए, क्या करेगा, ऑनलाइन ट्रेड के थ्रू क्या करेगा, आपको पता चलेगा कि पंजाब में भाई यहाँ पर इतने रुपए में गेहूँ है। अब आप क्या करेंगे, हाँ हम बगल वाली मंडी में हम नहीं बेचेंगे क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हम क्या करेंगे, पंजाब में बेचेंगे जाके, पंजाब में नहीं बेचेंगे, महाराष्ट्र में बेचेंगे जाके, महाराष्ट्र में भी नहीं मिला, गोवा में बेचेंगे जाके, कहीं कहीं बेचना नहीं, जाके बेचना नहीं है, सिर्फ आप घर बैठे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते। इसमें आपको बताइए क्या घाटा है, क्या समस्या है आपको, किसानों को समस्या क्या है। मैं वीडियो इसीलिए बनाया हूं कि आपको तो पता है, लेकिन मैं जो जागरूक है उन्हें थोड़ा और जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं कि वह लोग कृपया पहले सच्चाई को जाने, उसके बाद विरोध करें। आंदोलन करना भारत के लिए, संविधान का एक मूल बात है, भारतीयों के लिए एक आंदोलन करना अच्छी बात है, लेकिन आंदोलन उसके लिए किया जाए जहां विकल्प ना हो। यहाँ पर तो विकल्प हैं आपके पास, आप चाहें तो एपीएमसी में बेचें, आप चाहें तो अदर स्टेट में बेचें, आप चाहें तो ऑनलाइन बेचें, आप जो चाहें वो करें। किसान, सरकार किसानों के लिए ही तो कर रही,
देश के लिए तो करेगी, किसके लिए? सामंतवादी राजशाही, यहाँ पर सम्राटवादी राज मुकुट शासन नहीं है कि जो चाहेगी सरकार वो करेगी। सरकार वही करना चाहती है जिससे देश का विकास हो। हाँ, ये ऑप्शनल है, इससे समस्या हो सकती है, कहीं पर थोड़ा अधिक लाभ होगा, कहीं पर कम लाभ होगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ये तो हो सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका विरोध करें। और अभी बता रहा हूँ विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों एमएसपी लागू नहीं, क्यों एपीएमसी और एमएसपी सरकार लिखित रूप से नहीं दे सकती आपको। इसमें आपको 3 बातें बताई गई: ट्रेड एरिया आउटसाइड ऑफ एमएसपी, इंटर स्टेट टू अदर स्टेट, ऑनलाइन ट्रेड, ये तीसरी बात बताई गई। और चौथी बात बताई गई, ये 3 बातें इसमें क्या क्या थी, मुख्य बातें थी। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही उत्पन्न होती है पहले में, एपीएमसी। क्या होती है? एपीएमसी में सबसे बड़ी समस्या आपको एपीएमसी में होती है कि लोगों को डर बना हुआ है कि एपीएमसी क्या होगी, बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मंडियाँ कुछ बंद नहीं होंगी। अभी आपने देखा है जो नया विधेयक आया है, अभी बजट आया है, उसके लिए मंडियों के लिए आप गौर करिए। अच्छा, अगर सरकार को मंडियाँ बंद करना होता तो मंडियों के विकास के लिए उसको और ज़्यादा उच्च स्तर पर टेक्निकल क्षेत्र में, ऑनलाइन क्षेत्र में ट्रेडिंग करने के लिए उसके ऊपर बजट क्यों लाया जाता? 1000 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट लाया है उसके लिए, किसके लिए? मंडियों के विकास के लिए। अगर मंडियां बंद करनी होती तो 1 साल पहले जो नीतियां बनाई जाती हैं बजट में, क्यों बनाई जाती? आपने सोचा नहीं कभी? तो एपीएमसी इसमें सबसे बड़ी समस्या थी। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है हम आपको बता रहे हैं। इसके तो ये तो मुख्य प्रावधान बताएं। अब समस्या, किसानों को समस्या कहाँ पे है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एपीएमसी बता दूं। एपीएमसी क्यों लाया गया, इसका कारण क्या था? जैसे पहले, बहुत पहले किसान थे, जब देश स्वतंत्र हुआ तो साहूकार बनिया होते थे, साहूकार होते थे, किसान बहुत छोटे छोटे थे। उन्होंने क्या किया, अब बेचारों किसानों के पास समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। समस्याएं ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, तकनीकी कुछ है नहीं, हरित क्रांति आई नहीं थी, कुछ उत्पादन हो नहीं रहा था जब देश स्वतंत्र हुआ। तो वहाँ पर समस्या ये थी कि उसका थोड़ा, उस किसान को एक काम है, कोई उसके यहाँ शादी है, बेटी की शादी, उसमें पैसा खर्चा करना, कोई कहीं जाना, कोई एक्सपायर हो गया, उसका अंतिम संस्कार से लेकर बहुत सारी समस्याएं जो हर एक नागरिक को होती, वो भी किसान को भी तो हैं। अब किसान की फसल जब पैदा होगी, जब वो बेचेगा तभी उसके पास पैसा आएगा, लेकिन समस्याएं तो कभी भी आ सकती ना, उसके लिए पैसे की आवश्यकता किसान को होती थी। तो वो क्या करते थे, साहूकार से वो किसान पैसा ले लेते थे। अब पैसा लेने के बाद साहूकार क्या करता था, जैसे किसान की फसल उपज बढ़ी, काटा किसान ने, उसे बराबर किया, साहूकार वहीं का वहीं पहुंच गया, लाइए हमारा पेमेंट करिए। पेमेंट किसान के पास है नहीं, फसल बेची नहीं, चलो साहूकार कहता था लाओ हम इतने की फसल तुम्हारी ले लेते हैं और बाकी है और बाद में देना। पता चलता था किसान की ज़्यादा की फसल रहती थी, उसके बाद भी किसान को समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई मना कर नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले पैसा लिया है। अब वो सस्ते में खरीद ले जाते थे, प्लस ब्याज लगा देते थे और बढ़ा देते थे। किसान तब का तब फिर भी दबा का दबा रह गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा, क्या सोचा कि एक ऐसी मंडी बनाई जाए जिसके लिए जो एपीएमसी के जो किसान हो वो साहूकार ना खरीदे। उसमें एक ऐसा रूल बनाया जाएगा जिसमें किसान को हर हाल में पहली फसल अपनी एपीएमसी में ही बेचनी होगी, मंडियों में ही बेचनी होगी, कोई साहूकार नहीं खरीद सकता है। तो क्यों लाया गया? क्योंकि किसानों को अच्छी स्थिति में लाने के लिए एपीएमसी लाई गई। अब समस्याएं, इसमें फ़ायदा क्या होता था? एपीएमसी के लाने में फ़ायदा होता था, यहाँ बोली लगाने वाले मिलेंगे। क्या? आप फसल लेके गए, अपनी कोई फसल लेके गए, वहाँ पर पहुँचे, आपने देखा कि 4 लोग बैठे हैं बोली लगाने वाले। आप वो कम का बता रहे हैं उनको नहीं देंगे, वो कम का बता रहे हैं उनको नहीं देंगे, वो कम का बता रहे हैं उनको नहीं देंगे। जो आपको ज़्यादा बताएगा वहाँ पर आप क्या कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, दे देंगे। एपीएमसी में एक काम होता था। दूसरा, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, मिट्टियों का टेस्ट भी यहीं पर कराया जा सकता था कि उनकी मिट्टियों में कितनी उर्वरकता है, कितना उसमें ह्यूमस है, कितने उसमें और पदार्थ हैं जिससे कि उनके किसान के खेतों में वृद्धि हो सके। एपीएमसी में ऐसा भी हो सकता था। आपने एक नाम सुना होगा, आढ़तिया। आढ़तिया क्या है पता है? आढ़तिया शायद यूपी वाले कम सुने हो, लेकिन हरियाणा वालों को पता होगा क्या होता है आढ़तिया। अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूँ आढ़तिया क्या है। आढ़तिया ये है, एपीएमसी में एक ऐसा व्यक्ति होता है
जिसे सरकार क्या करती है, लिखित देती है। सरकार इनको क्या करती है, इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सरकार से कि हम एपीएमसी के थ्रू ये किसानों को क्या करेंगे, किसानों को जो किसान सामान लाएंगे उनमें उनका योगदान देंगे। किसान अगर सामान उनको नहीं आ रहा, उनके ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था कराएंगे। आड़तिया का काम ये था। और वो उनका अगर उनकी फसल नहीं बिक रही, उनकी फसल को जल्दी से जल्दी बिकवाएंगे, उनकी कोई समस्याएं हो रही वो सब करवाएंगे। तो ये सब क्या काम का था, आड़तिया का। इसकी विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। ये क्या होता था, कमीशन एजेंट होता था आड़तिया। अब तीसरी बात और क्या, इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है। क्या होती है, रिकॉर्डिंग भी होती है। तो एपीएमसी में रिकॉर्डिंग भी होती है। और एपीएमसी में जब कोई फसल बेचने जाता है तो क्या होता है, उसको एमएसपी मिलती है। क्या मिलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी। सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ और यहाँ है। किसान आंदोलन यही दो समस्याओं से बना है। पूरी समस्या इन्हीं दोनों पर है। अगर एमएसपी और एपीएमसी को लेकर सरकार 100% किसानों को कन्फर्म कर दे तो किसान आंदोलन बंद, किसानों को कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर क्या मिलता था, एमएसपी मिलता था। अब हम बताएंगे भी एमएसपी क्या होता है। अब इसकी समस्याएं क्या हैं, एपीएमसी में ये तो विशेषताएं होगी, इसकी समस्याएं क्या है। इसकी समस्याएं ये हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे बोली लगती थी। अब किसान बेचारा गया, किसी तरीके से वहाँ पहुँचा, बोली लगाने वाले पहुँचे और उन्होंने क्या कहा, चारों लोग बोली लगा रहे थे। अब 4 लोगों ने अपनी साठगांठ कर ली कि इतने से ज़्यादा हम किसान को पैसा नहीं देंगे। अब किसान बेचारा करे तो करे क्या, लिखा भी है कि अगर आपको पहली फसल एपीएमसी में ही बेचनी है। अब क्या करें, अब उन्होंने चारों लोगों ने कर ली साठगांठ और कह दी कि हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे भाई। अब क्या करोगे, किसान को बेचना है, बेचना तो बेचना है। तो समस्याएं यहाँ पर भी होती थी कि जो समस्याएं ये चारों लोग बोली लगाने वाले थे, इनमें भी एकाधिकार की भावना आ जाती थी, मोनोपोली हो जाती थी। ठीक है, एकाधिकार हो सकता था। इसकी समस्याएं बता रहे हैं। इसकी समस्याएं क्या होती थी, किसानों के रेट में कमी आ जाती थी। ठीक, जो पैसे मिलने चाहिए थे उन्हें उतना नहीं मिल सकता था। ये क्या किया गया, एपीएमसी में, एमएसपी नहीं, एमएसपी तो फिक्स होती है, एपीएमसी में ये समस्याएं होती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद इसमें 2 समस्याएं ये हो गई। अब आपको क्या हुआ, खर्च बहुत, किसानों का क्या होता था, खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता था। कैसे खर्च बहुत ज़्यादा होता था ये बताएंगे। खर्च बहुत ज़्यादा, 2.5% तो भाई सबसे पहले आड़तिया ही लेगा आपका। जो आड़तिया ये है, इसको 2.5% देना ही देना है, ये आड़तिया का हो गया। उसके बाद किसान बेचारा ट्रैक्टर से, अपनी कोई किसान है छोटा है, अब किसान है तो कोई पंजाब और हरियाणा वाले इस समय के जो किसान हैं, किसान का तमगा मिल जाने से वो किसान ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं वो। लेकिन जो किसान है, वास्तव में जो किसान है, जो उसके पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, 2.5% आड़तिया को दे दिया, ट्रैक्टर ट्राली वालों को दे दिया, लेके गया, क्योंकि बगल तो है नहीं, दूर है, कम से कम 10-15 किलोमीटर है खेतों से, उसके तहसील के पास होगी, कहीं पर होगी। तो वहाँ पे वो जाता था और उसका ट्रैक्टर ट्राली का खर्चा प्लस किसान है, क्या पता उसके घर में उतनी जनसंख्या ना हो, उसे लदवाने के लिए, उतरवाने के लिए वहाँ खर्चा, और प्लस आड़तिया 2.5 तो इनका फिक्स था। लेकिन ये भी क्या करते थे, ये भी इनकी बेईमानी, ये कहते थे, और इनका रूल क्या अभी भी है। तो ये क्या थी, आड़तिया की प्रॉब्लम थी। ठीक, अब आगे समस्याएं क्या हुई, समस्याएं एपीएमसी ये हुआ। एपीएमसी में और लास्ट बात क्या थी, यहाँ पर राजनीति बहुत ज़्यादा होती थी। क्या होती थी, राजनीति बहुत ज़्यादा। राजनीति तो सब जगह ज़्यादा होती है, क्योंकि सबको पता है हर एक व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबकी पहुँच प्रधानमंत्री तक होती है। सब कहते हैं हम भैया नेतस पकड़ है, हमारे नेतस पकड़ सबकी रहती है। तो समस्या ये है कि कोई ना कोई की किसी न किसी से पकड़ होती है। और जो आड़तिया होता है, आड़तिया जान ही जाओ, वो उस एरिया का सबसे अच्छा व्यक्ति जो होगा, जो सबसे अच्छी पकड़ वाला व्यक्ति होगा, जो सबसे अच्छी पॉलिटिकल लीडर्स में होंगे, वो सब क्या होंगे, आड़तिया ही होंगे। तो आड़तिया पॉलिटिकल क्षेत्र से आते ही थे। तो ये थी एपीएमसी की समस्याएं। हमने फ़ायदा बताया एपीएमसी की, समस्याएं बताएं एपीएमसी की, और क्या था। अभी एक और बात बता दूं, एपीएमसी को लोग कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगी। आपको पता होगा 14 साल पहले बिहार में बहुत दिनों से 2003 से ही एपीएमसी क्या कर दी गई, ख़त्म कर दी गई है। वहाँ पर कोई समस्या नहीं है। और क्या, महाराष्ट्र में एपीएमसी के अलावा ये रूल बहुत दिन से लागू है। क्या,
महाराष्ट्र में दो तरह की होते हैं रूल। क्या होते हैं? यहाँ पर एक जो होती है एक पर्सनल, यानी कि जो महाराष्ट्र में एक प्राइवेट मार्केट होती है, और एक होती है डीएमएल। डीएमएल मतलब एक होती है महाराष्ट्र में, जो आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र में एपीएमसी में है, लेकिन उसके अलावा ये भी है, एक है डायरेक्ट मार्केट, ठीक, और एक है डीएमएल। डायरेक्ट मार्केट में 110 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। डायरेक्ट मार्केट में क्या है? 110 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और ये 110 कंपनियां किसान से सीधा जा कर के क्या करती हैं? उनके फसलों को लेती हैं, उनको पैसा देती हैं महाराष्ट्र में, और क्या हो जाता है, उनको अगर किसानों को अच्छा लगता है तो ये डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, यानी कि जो अन्य किसान चाहें तो बेचें, किसान चाहे तो ना बेचें। ये होती है डायरेक्ट मार्केट। ये होती है क्या? मतलब कि यहाँ डायरेक्ट मार्केट नहीं, प्राइवेट मार्केट थी, सॉरी, डायरेक्ट मार्केट नहीं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केट लिमिटेड। ये थी डायरेक्ट मार्केट, ये थी क्या? प्राइवेट मार्केट। पीएम जो थी ये प्राइवेट मार्केट। प्राइवेट सेक्टर में हर एक काम हो रहा है, जानते हैं आप। प्राइवेट सेक्टर जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि विकास के लिए सरकारी कामों में उतनी तेजी से विकास नहीं हो सकता जितनी विकास हो सकता है प्राइवेट सेक्टर से। तो ये प्राइवेट सेक्टर थी। प्राइवेट सेक्टर में 110 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं महाराष्ट्र में, अभी भी हैं, आप गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कोई प्राइवेट क्या होता है, पीएम प्राइवेट मार्केटिंग क्या होती है, और डीएमएल क्या होता है, डायरेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड। ठीक, तो 110 कंपनियां लिमिटेड हैं, अब मतलब यहाँ पर क्या है, रजिस्टर्ड हैं, और ये किसान से सीधा जा करके किसानों से उनकी उपज के आधार पर उन्हें पैसे देती हैं। अगर वो चाहें तो उसमें बेचें, वो चाहें तो एपीएमसी में बेचें, और वो इसमें भी ना चाहें तो क्या करें, डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें 1100 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कितनी? महाराष्ट्र की बात है ये। आपने अगर ये पढ़ा ना होगा तो ध्यान से पढ़िए। महाराष्ट्र में एपीएमसी के अलावा भी ये रूल फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर 1100 से अधिक कंपनियां क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं। लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र में क्या हुआ, एपीएमसी में, मैं आपको 2019 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 20 में क्योंकि बहुत समस्याएं हुई, फसल वसल का कोई काम नहीं, कोरोना के कारण सारी समस्याएं हुई। एपीएमसी में महाराष्ट्र में 4800 करोड़ रुपए की बिक्री किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र के लोगों ने। ठीक है, और ये प्राइवेट मार्केट और डायरेक्ट मार्केट लिमिटेड, इन सबको मिला करके 1100 करोड़ रुपए की, कितने, 1100 करोड़ रुपए की बिक्री की थी। तो जिसको लगता है यहाँ पर फायदा वो यहाँ जाएंगे, जिसको लगता है यहाँ पे फायदा वो यहाँ जाएंगे। और बिहार में तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है, वहाँ एपीएमसी ही हट गई, वहाँ पे लोग प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, वहाँ की कोई समस्या हुई नहीं हुई। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि एक टॉपिक ये और है जो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उससे पहले मैंने आपको इसके कृषक उपज वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम के पहला ही रूल चल रहा है, आपको इतने डीप से बताया जा रहा है, एक एक बातें बताई जा रही हैं, इसीलिए वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है। ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, इंटर स्टेट हो गया, आउट ऑनलाइन ट्रेड हो गया, और इसके चौथे जो बेनिफिट थे, और 4 और 5 जो छोटे छोटे थे, लेकिन वो छोटे छोटे बहुत बड़े होते हैं, छोटे छोटे ही बड़े होते हैं। यानी नो स्टेट टैक्स, स्टेट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है किसी पर। जैसे आपने ऑनलाइन बिक्री करना शुरू कर दिया, अब आपने क्या किया, आपकी जो पैसे थी, आपको जो फसल थी, वो उत्तर प्रदेश में आपको 18 रुपये में ही गेहूं बिक रहा है। आपको पता चला कि महाराष्ट्र में आपका गेहूं 35 रुपये में है, आपने बेचना शुरू किया। ऐसे आप नहीं, पूरा किसान करने लगेगा, और जब पूरा किसान करने लगे तो पता चले कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो क्या कहे कि भाई किसानों को ज़्यादा फायदा हो रहा है, अदर स्टेट में बेचने के लिए अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप अगर अदर स्टेट में बेचने जाएंगे, आपको फायदा हो रहा है कि सरकार सोचेगी हमें भी फायदा हो, इसलिए अदर स्टेट के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा सरकार कभी नहीं कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। ये इसके चौथे रूल थे। और 5वें रूल क्या थे, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है, क्या हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, तो इसमें ये रूल बताए गए। अगर मान लीजिए कोई स्पॉन्सर है जो, और जो किसान है उनके बीच में, या डायरेक्ट मार्केटिंग जो है और किसान है उनके बीच में कोई समस्या हो जाती है, तो उन समस्याओं के लिए क्या होगा, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, किसान एसडीएम के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, उस जो तहसील का एसडीएम होगा वहाँ पे जाएगा, एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम क्या करेगा, एक कमेटी का गठन करेगा।
कमेटी में दो पक्ष इनके, दो व्यक्ति इनके और दोनों पक्ष स्पॉन्सर और किसान के होंगे। उसके बाद किसान और ये कमेटी इनको सुलह करके किसी भी तरीके से एसडीएम समझाएगा। अगर किसी पक्ष ने एसडीएम की बातों को नहीं माना, ठीक है, नहीं मानती है, तो ये मैक्सिमम 30 दिन इनको टाइम देगा। इतने दिनों में आपको सुलझाना पड़ेगा इनके मामलों को। तो वहाँ से जाएगा सीधा डीएम के पास, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वहाँ का जो डीएम होगा वो चेक करेगा। अब चाहे डीएम हो या डीएम के द्वारा गठित की गई कोई कमेटी हो, इसमें ये लिखा गया है रूल में। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बातें एक्स्ट्रा, कुछ बातें अलग से बता दे रहे हैं हम ताकि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप पहले जो एक्ट हैं भारत सरकार की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें डाउनलोड कर लें, उसे देखते रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। आपको पता चल जाएगा कि उसको पढ़ते पढ़ते आप क्या हैं, और इसे पढ़ने में जितनी देर उसको पढ़ेंगे 47-48 पेज, उतनी देर में मैं आपको एक एक बातें बहुत सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति एसडीएम से संतुष्ट नहीं है तो डीएम के पास जाएगा भाई। डीएम का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। जैसे मैच में होता नहीं, अंपायर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कमेटी की ही चलेगी भैया। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएम है यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी है, उसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। यहाँ पर भी कुछ समस्याएं किसान को उपलब्ध हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई किसी सरकार जो है, जिलाधिकारी सरकार की लगभग सुनेगा। ऐसा हो सकता है, किसान ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, किसानों के शब्द हैं कि, और जो डीएम है वो किसी बड़े पक्ष को देखकर फैसला भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें न्यायालय भी जाना चाहिए। हमें इसमें सरकार ही भागीदारी ना हो, न्यायालय भी भागीदारी होना चाहिए। और सरकार ने ये पक्ष इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो कह रही है कि किसानों को ज़्यादा समस्याएं ना हो, किसानों को वकील ना करना पड़े। अगर न्यायालय में मामला जाएगा बहुत दिनों तक लंबित रहेगा, बार बार पेशी होती रहेगी, किसानों को समस्याएं होती रहेंगी। इसीलिए कहा कि डीएम का जो फैसला होगा अंतिम और सर्वमान्य होगा। और ये भी मैक्सिमम कितने दिनों में देना है, इसे 30 दिनों में देना है। तो यानी टोटल आपको 30 + 30 यानी 60 दिनों में कोई समस्या होगी तो निपटारा हो जाएगा। क्या आपको न्यायालय में कभी 60 दिनों में निपटारा मिल सकता है? कभी नहीं मिल पाएगा। चाहे जितना अच्छा जज हो, चाहे जितने अच्छे वकील हो, आपको क्या कभी करना पड़े। तो ये समस्याएं थी, ये थी इसके रूल, आपको पता चल गया होगा। अब मैंने क्या बताया, इसके पहले रूल बताए, ठीक, इसमें क्या समस्याएं हैं, एपीएमसी क्या है उसको बताया, पूरे रूल बता दिए। अब आपको मैं बताऊंगा कि इसमें समस्याएं कहाँ पे हो रही हैं, ये समस्याएं क्या हैं, किसान कहाँ पर असंतुष्ट है, इन 5 बातों में किसान असंतुष्ट कहाँ पर है, इसके समस्याएं कहाँ पर हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। किसान चाहता है कि भाई उसकी एपीएमसी खत्म हो जाएगी। क्या होगी? पहली समस्या किसान की है एपीएमसी इंड, ठीक है, एपीएमसी खत्म हो सकती है, किसान ऐसा सोच रहा है, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं, सरकार ने लिखित नहीं लेकिन मौखिक कह दिया है, और कहीं आज तक लिखित भी नहीं है कि एपीएमसी ही रहेगी या एमएसपी का कोई आर्टिकल नंबर इतने में या आर्टिकल नंबर इतने में लिखा गया हो। तो पहली समस्या किसान को ये है कि इसकी क्या होंगी, ये एपीएमसी की खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या किसान को है जुडिशियल, जो मैंने अभी आपको बताया कि जुडिशियल क्या, यानी कि जो डीएम तक जा सकते हैं, आखिरी सरकार डीएम का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होगा ऐसा कह रही है। तो वो कह रहे हैं क्या कि डीएम नहीं, हमें न्यायालय तक जाने दीजिए। चलिए, दूसरी समस्या ये हो गई। तीसरी समस्याएं उनको, तीसरा ऐसा लग रहा है कि जो स्पॉन्सर होगा उसका कोई रेगुलेशन नहीं बनाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, जो किसान से खरीदेगा उसके लिए कोई रूल नहीं बताएगा। कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि यदि किसी के पास पैन कार्ड, क्या है, पैन कार्ड है, तो वो किसानों से सामान खरीद सकता है। अब पैन कार्ड तो एक आदमी, क्या इस समय ऐसी हो सकता है, पैन कार्ड कोई गलत आदमी दूसरे के नाम पे भी बनवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बनता नहीं है, लेकिन अगर बड़ी बड़ी बातें हो जाए, बड़े कुछ करना हो तो पैन कार्ड बनवा सकता है। तो जो स्पॉन्सर होगा उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। तीसरी समस्या होगी एपीएमसी एंड डीएम तक मामला जाएगा ये, और 3 समस्याएं होगी। चौथी समस्या हो गई, ये कह रहे हैं कि नया अल्पतंत्र हो जाएगा, ये छोटे लोग को का ही प्रावधान है। तो ये इसमें 3 समस्याएं हो गई। अब इसी के लिए किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पहला पूरा का पूरा आपको मैंने पहला रूल ये बता दिया कि कृषक उपज एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020, इसमें पहला जो रूल बना था पूरा का पूरा कृषक अधिनियम, कृषि से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा क्या है,
दूसरा बताने से पहले एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा सबसे मेन है, लेकिन उससे पहले मैं बड़ी बात बताना चाहूँगा। जैसे एक बहुत बड़े वकील थे दुष्यंत दवे, वकील नहीं है वो, सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। जब 20 सितंबर 2020 को लोकसभा में ये विधेयक पास किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान के कानून यानी संविधान के विरुद्ध, संविधान के ये विपरीत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये रूल फॉलो ही नहीं किया जाएगा। अब उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। किसान सरकार ने कहा जाओ कोर्ट जाओ। कोर्ट कैसे जाएंगे? कोई व्यक्ति कोर्ट कैसे जाएगा? कोर्ट जाने के लिए पता उसमें कोई समस्या होगी तभी कोर्ट जाएगा। और उन्होंने दुष्यंत दवे जी ने, जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत है और इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे। हम आपको बता दें कि कोर्ट में कब व्यक्ति जा सकता है। कोई भी अगर रूल बने तो उसके लिए 2-3 बातें बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके, सबसे पहली बात, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध हो। सबसे पहली बात, कोई अधिनियम जो आपको दिया गया है वो आपके फंडामेंटल राइट का विरोध कर रहा हो, आर्टिकल नंबर 13 का विरोध कर रहा हो, तभी कोई व्यक्ति कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। इस नियम में कोई ऐसा है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो फंडामेंटल राइट का विरोधी हो या फंडामेंटल राइट को फॉलो ना कर रहा हो, तब जा सकते हैं। चलो दूसरा भाई, केबीसी। केबीसी क्या है? कौन बनेगा करोड़पति, ये वाला केबीसी नहीं। आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केबीसी, जिसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में दिया क्योंकि ज़्यादा लिखने से क्या हो सकता नहीं, लिखने से और ज़्यादा टाइम होगा और ऐसे भी हमें लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो केबीसी यानी केशवानंद भारती केस, लेकिन बड़ा होने की वजह से हम आपको वीडियो में कुछ कोई छोड़ दें या रूल ही ना बताएं, कुछ ऐसा हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब देखेगा उसे पता चलेगा हाँ एक ही वीडियो में पूरा कृषि से समस्या, 4 महीने की जितनी समस्या थी सब एक ही वीडियो में ख़त्म, तो वो कहेगा एक ही देखे, क्यों 5-5 देखना, और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो केशवानंद भारती केस मतलब कि मूल ढांचा, इन्होंने क्या किया था, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई थी, ये बहुत बड़े हमारे संविधान के मूल ढांचे के प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या किया कि अगर कोई भी रूल केबीसी के खिलाफ यानी केशवानंद भारती के रूल यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है या मूल ढांचा है उसके खिलाफ हो, तब कोई व्यक्ति जा सकता है। बल्कि ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि ऐसा करने के बाद वो जा सकता है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, यही बात पे जा सकता है कोई। कह रहे हैं कि ये कृषि जो है, कृषि राज्य सरकार का विषय है, कृषि जो है राज्य सरकार का विषय है और इस पर हम कोर्ट जाएंगे। उनको पता नहीं है, महाराज जी को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और पता है, उनको भी पता है, लेकिन अपोजिशन है। अगर नहीं पता हो तो उनको मैं बताना चाहूँगा, कृषि जो है वो राज्य सरकार का विषय तो है ही है, उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं आप आर्टिकल नंबर, और आपसे मैं कह रहा हूँ आर्टिकल नंबर आप 254 254 जाके देख लीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आर्टिकल नंबर 254 क्या होता है, आर्टिकल नंबर 246 क्या होता है। ये दोनों हमें आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको इसी से रिलेटेड है कुछ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप इन दोनों चीज़ों को मुझे कमेंट करके बताइए, जो कि कुल दवे जी कह रहे थे कि मैं कोर्ट जाऊँगा इसको लेकर। अब ये 7th शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, 7वीं अनुसूची में क्या क्या दिया गया है, तीनों बातें दी गई हैं, आपको पता होगा। राज्य सूची, केंद्र सूची और तीसरी बात समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंटर लिस्ट। ये 3 बातें 7th शेड्यूल में दी गई हैं। और 7th शेड्यूल के राज्य सूची के एंट्री नंबर 14 में, कहाँ पर? एंट्री नंबर 14 में सीधा लिखा हुआ है कि जो भी कृषि से संबंधित कानून बनेंगे वो क्या होंगे? राज्य के विषय होंगे, केंद्र सरकार के विषय नहीं होंगे। पहला बात। एंट्री नंबर आपको बता दें, एंट्री नंबर 14 में तो ये लिखा है। एंट्री नंबर 26 में लिखा गया है कि जो व्यापार होगा कृषि से संबंधित जो व्यापार होगा, यानी जो कॉमर्स होंगे, व्यापार होंगे, वो सब क्या होंगे? राज्य सूची का विषय होगा। एंट्री नंबर 27 में जो लिखा गया है, एंट्री नंबर 27 में भी ये लिखा गया है कि कोई भी वस्तु एवं सेवाओं की खरीदारी और खरीदना या बेचना ये सब राज्य के नियम द्वारा लागू होंगे। लेकिन ये जो कानून बना है ये सब बातें कानून में भी तो हैं, तो कानून केंद्र सरकार बना रही है,
तो उन्होंने इन्हीं बातों को देखकर एंट्री नंबर 14, एंट्री नंबर 26, एंट्री नंबर 27 को देख करके केंद्र सरकार की अपोजिशन में जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं बताना चाहूँगा उनको कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उन्होंने क्या कहा था, पहले केंद्र सरकार को नहीं दिया था ये रूल कि कृषि के संबंधित रूल बना सके, लेकिन जब राज्य सरकार को दिया गया, देखा गया कि 1954-55 में राज्य की सरकारें बहुत असंतुष्ट हो गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने कहा कि अब तो बड़ी समस्याएं हो गई हैं, राज्य सरकारें ऐसा कुछ कर नहीं रही हैं जिससे देश का विकास हो सके। उन्होंने एक ऐसा काम किया और कहा अब इन सभी रूल को 26, 27, 14 को समवर्ती सूची के एंट्री नंबर, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, 33 एंट्री नंबर 33 में ये कहा गया कि इन सभी रिलेटेड, यानी कि कृषि से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड और कानून से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो भारत सरकार मतलब समवर्ती सूची में रखा जाएगा। और जो समवर्ती सूची होगी, भारत सरकार ने समवर्ती सूची से ही ये नियम बनाए हैं। समवर्ती सूची यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, तो अगर दोनों को रूल बना सकती है, लेकिन अगर केंद्र सरकार ने नियम बनाए तो केंद्र सरकार की प्राथमिकता होगी। आपको पता होगा यदि केंद्र सरकार रूल बना दे तो स्टेट गवर्नमेंट उसे खारिज नहीं से कर सकती, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर कानून बनाए तो उसे केंद्र सरकार का कानून अगर नया बना दे उस पर तो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। तो एंट्री नंबर 33 कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए भारत सरकार ने ये रूल किया है। कोई भी कानून बनता है तो ऐसे वैसे थोड़ी बन जाता, वहाँ बहुत बड़े बड़े IAS, IPS जैसे बड़े बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान बैठे हुए हैं, तो उनको ये सब पता है। आर्टिकल नंबर 256, 244, एंट्री नंबर 33, एंट्री नंबर 4 क्या है, 14 क्या है, सब पता है उन्हें। कुछ ऐसा बाकी नहीं जो पता ना हो। तो जाइए आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जाएं सुप्रीम कोर्ट, कुछ कर नहीं पाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, क्योंकि केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची के तहत ये रूल बनाए थे। अब मैं आपको बता दूं, ये पहला रूल बताए थे, लेकिन उसके बाद बहुत से लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार के खिलाफ हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, ऐसा वैसा। हम उनको ऑप्शन दे दिए, जाइए आप कोर्ट जाइए। जाने के बाद क्या मिलेगा, हम ये भी बता दिए जाने के बाद मिलेगा क्या। अब वो ना माने तो उनकी बात है। अब जो दूसरा रूल बनाया गया था, यानी कि सेकंड लॉ, जो दूसरा रूल बनाया गया था उसे क्या किया गया, ये थे आपके पहले नियम, और पहले नियम के साथ साथ इसमें बना दिया गया जितने भी समस्याएं थी उसको मैंने बताया, मुख्य प्रोविजन जितने थे उसको मैंने बताया, केंद्र सरकार जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उसको मैंने बताया। अब दूसरी बात ये दूसरा रूल ये बनाया गया था। एक मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा बोर्ड को मिटाने वाला उठा लूँ, ये नीचे गिर गया था वो मिटाने वाला। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं दूसरा बताऊंगा। क्या दूसरा रूल लिखा था, पहले रूल में सभी समस्याएं हो गई थी, सभी जितनी समस्याएं थी। अगर आपको कोई समस्या हो, पहले रूल से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में करिए, आपको कमेंट में से एक एक बातें बताई जाएंगी। अब दूसरा क्या था, दूसरा रूल क्या था, आपको दूसरा नियम जो बताया गया था मैं वो बताऊंगा। क्या था, कृषक, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल है। ये जितना भी इम्पोर्टेंट है, अगर ये आप समझ ले गए तो समझ लीजिए आप सब समझ ले गए। कृषक सशक्तिकरण, कृषक सशक्तिकरण एवं संवर्धन, कृषक सशक्तिकरण एवं संवर्धन। सशक्तिकरण देख लीजिए, बहुत लोग को समस्या होगी, कह रहे होंगे कि ये सशक्तिकरण गलत लिखा है। तो अगर आपको लग रहा है गलत लिखा है तो आप जाके रिसर्च कर लीजिए, वैसे इस पर बाद में बात होगी, लेकिन आप जान जाइए कि सशक्तिकरण कैसे लिखा जाता है। अगर कोई समस्या हो आपको तो देख लीजिए। कीमत आश्वासन, कृषक सशक्तिकरण, कीमत आश्वासन, कृषक, पहला क्या बताया, कृषक सशक्तिकरण, कृषक सशक्तिकरण संवर्धन, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल, और कृषि सेवा पर करार बिल, कृषि सेवा पर करार बिल, अधिनियम, मतलब अधिनियम
2020 ये आपको बताया गया। आप ये देख लीजिए, इतना बड़ा नियम बताया जा रहा है, बड़ी समस्या हो जाएगी आप लोगों को। क्या होगा? कृषक सशक्तिकरण एवं संवर्धन, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2 नंबर। यही इसी रूल में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर एपीएमसी से रिलेटेड थी, अब यहाँ पर समस्या क्या होगी? इसमें ये बताया गया कि किसान जो होंगे, कृषक के लिए सशक्तिकरण और संवर्धन कैसे किया जाए, उनके कीमत पर कैसे क्या रूल बनाए जाएंगे, और कृषि सेवा पर क्या क्या रूल बनाए गए, ये दिए गए। अगर तो इसमें सबसे पहला क्या दिया गया? कोई किसान होगा और किसान इसे कॉन्ट्रैक्ट, जो इस बिल को है, ये बिल जो है इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल भी कहा गया। क्या कहा गया? सबसे पहली बात, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल भी कहा गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल भी कहा गया था। कृषक सशक्तिकरण, संवर्धन एवं कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल को क्या कहा गया था? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहा गया। इसमें क्या हुआ? इसमें अगर जो किसान होंगे, एक किसान होगा और एक स्पॉन्सर होगा। इसमें 2 रूल बताए, 2 लोगों के बारे में बताया गया। किसान होगा, एक स्पॉन्सर होगा। जो किसान होगा और स्पॉन्सर होगा, उनके बीच में क्या एग्रीमेंट होंगे? सबसे पहली बात इसमें बताई गई, क्या? सबसे पहली बात बताई गई एग्रीमेंट से रिलेटेड, एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक, सबसे पहले रूल क्या बनाए गए? एग्रीमेंट से रिलेटेड। इसमें कुछ एग्रीमेंट होंगे फार्मर और स्पॉन्सर के बीच। वो एग्रीमेंट क्या होंगे? इस पर लिखा होगा। ये एक अधिनियम ऐसे बना रहेगा, मतलब कि एक रूल बन के आएगा और उस पर एग्रीमेंट किया जाएगा स्पॉन्सर और किसके बीच? फार्मर के बीच। ये नहीं, इसी को लोग कह रहे हैं कि किसान की ज़मीनें हड़प ली जाएंगी, एमएसपी बंद कर दी गई। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एग्रीमेंट में सबसे पहले ही लिख दिया गया है, अगर किसान चाहे तो क्या कर सकता है? वो अपने एग्रीमेंट में पहले लिख सकता है कि उसके बीज की प्राइस क्या होगी, वो क्या किया जाएगा, और ये इसमें एग्रीमेंट में किसानों के लिए लिया रहेगा और उनका क्या रहेगा? एग्रीमेंट दिया रहेगा। और दूसरी बात, उसमें किसानों को जो समस्याएं होंगी वो अपना समस्याएं लिख सकता है। दूसरी बात, इसमें किसानों की जो सर्विसेज होंगी, किसान जो सर्विसेज चाहता है उसके बारे में भी बता सकता है। तो किसान एग्रीमेंट में सबसे पहले ये दिया जाएगा। एग्रीमेंट सबसे पहले इसमें स्पॉन्सर और किसानों के बीच क्या किया जाएगा? एग्रीमेंट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर एग्रीमेंट हो गया तो इसमें दूसरी बात पीरियड क्या होंगे, यानी कि समय क्या होगा, कितने समय के लिए एग्रीमेंट होगा। तो इसमें बताया गया कि एक फसल चक्र से लेकर 5 वर्षों तक, कितना? 5 वर्षों तक का एग्रीमेंट किया जाएगा। ठीक, एक फसल से लेकर के 5 वर्षों तक के एग्रीमेंट किया जा सकता है। अब आप कितना करना चाहते हैं, एक फार्मर कितना करना चाहता है, एक स्पॉन्सर कितने दिन के लिए करना चाहता है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है। दोनों जितना चाहे उतना एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? एग्रीमेंट कर सकते हैं उतने समय के लिए। ठीक, और तीसरा जो दिया गया है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बताया गया है कि सरकार जो है इसका मॉडल कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी। ये थोड़ी समस्या है, जहाँ पर किसान बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात करना चाहता हूँ उस पर। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा कि एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया रहेगा, उसमें किसान के बारे में लिखा रहेगा कि किसान क्या करे, इतना करे, ये रूल बनाएगा, इतने दिन के लिए देगा, इतनी ज़मीन है उसकी, ये सब मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा। सिर्फ किसान उस पर साइन करे, भर दे, छोड़ दे, और स्पॉन्सर वो कर लेगा। लेकिन जो स्पॉन्सर होंगे बड़ी बड़ी व्यक्ति होंगे, और जो स्पॉन्सर बड़े बड़े जब व्यक्ति होंगे तो समस्या ये होंगी कि स्पॉन्सर अपने बड़े बड़े वकीलों से कुछ भी लिखवा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ, सरकार ने इसमें बल्कि कहा है कि सरकार समय पर बदलती रहेगी, सरकार इसको बदलती रहेगी, सरकार जब चाहेगी तब इसको बदलती रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बदले ना, सरकार एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना दे जिसमें कंफर्म हो कि वही कॉन्ट्रैक्ट फिक्स होगा, और इसी के बीच में क्या किया जाएगा? स्पॉन्सर और फार्मर के बीच में दिया जाएगा। तो सरकार अगर इसे समय समय पर में सरकार बदलती रहे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें लिखना चाहिए मॉडल कॉन्ट्रैक्ट में कि जो किसान होंगे और इनके बीच में इतने रूल हैं,
यहाँ पे आपको इतने समय के लिए दिया जा रहा है, इतनी खेती है, इतने ये हैं, पैसे इतने देने, यहाँ पर देने हैं, इस समय देने, ये सब लिख दिया जाए और कह दिया जाए इससे अलावा अगर और कुछ जोड़ा गया इस कॉन्ट्रैक्ट में, इसके अलावा और कुछ जोड़ा गया तो माना नहीं जाएगा। लेकिन सरकार ने, वो सरकार की बातें हैं, यहाँ पर भी किसानों को बात करनी चाहिए अगर वो नहीं कर रहे हैं तो। 3 बातें ये दी गई, ठीक। अब चौथी बात क्या बताई गई? चौथी बात बताई गई थी कि प्राइस से रिलेटेड, उनका पैसा कब देना है, प्राइस से रिलेटेड बातें बताई गई। प्राइस फिक्सिंग, प्राइस फिक्स करने के लिए, कि प्राइस फिक्स करने के लिए फार्मर और स्पॉन्सर के बीच प्राइस फिक्स करना और मैकेनिज्म के लिए बताई गई। इसमें 2 रूल बताए गए। क्या बताए गए थे? कि अगर किसान अपने प्राइस कैसे फिक्स करे, यदि वो चाहे तो क्या करे, फसल उत्पादन होने के पहले ही क्या कर ले, अपने कि उसकी फसल इतनी उत्पादित होगी, किसान इतना दिमाग लगा ले कि उसकी फसल इतना उत्पादन होगा, उसका फसल इतने दिनों में इतने, एक फसल चक्र में उसकी, मान लो कि एक किसान सोचे कि मेरी एक फसल में, आलू की फसल में बो रहा हूँ, हर साल बोता है वो, इस बार भी बोएगा, तो वो सोच रहा है मुझे 6,000 रुपये मिल रहे हैं इतने खेत में। वो कह दे, मुझे पहले ही कह दे कि मुझे, वो ज़्यादा भी बता सकता, कम भी बता सकता, वो कह दे मुझे 7,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करना है, चाहे जितनी हो जाए। उसे 6,000 मिल रहा था, वो 7,000 का कर ले। अगर स्पॉन्सर मान गया तब तो ठीक है। अब स्पॉन्सर को चाहे उसमें 7,000 का हो या ना हो, कुछ भी हो, स्पॉन्सर को 7,000 देना ही देना होगा। अब दूसरी समस्या ये है, किसान सोच रहा कि आज मेरी आलू की कीमत, उस समय आलू की कीमत 20 रुपये रहेगी, जब मेरी ये खुदेगी आलू तब 20 रुपये होगी, लेकिन कहीं गलती से मंडी के भाव बढ़ गए हों, 40 हो गए हों, तब तो किसान का घाटा हो जाएगा। तो किसान अगर ऐसी कंडीशन सोच रहा है तो उसे फ्लेक्सिबल कर ले, वो कह दे कि उचित समय इतना तो कम से कम लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर उस समय एपीएमसी, जो एपीएमसी में एमएसपी है, एमएसपी के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने मूल्यों को बदल सकते हैं। ऐसा भी किसान कर सकता है। इसके चौथे रूल में बताएगा कि प्राइस को फिक्स करना और उसके लिए वो करना। अब चलो भाई, 5वीं बात क्या बताई गई कि डिलीवरी के समय, जैसे किसान, अगर उसका पेमेंट, किसान ने क्या किया, किसान की फसल उगी और किसान फसल वो स्पॉन्सर लेके चला गया, तो पेमेंट कब मिलेगी किसान को? पेमेंट कब मिलेगी? पेमेंट कब मिलेगी? पेमेंट उसी दिन मिलेगी। यानी कि डिलीवरी और पेमेंट, ऑल पेमेंट क्या होगी, जितनी भी पेमेंट होगी, ऑल पेमेंट ऑन द सेम डे, यानी कि जितनी भी पेमेंट होगी उसी के उसी दिन होगी, ऑल पेमेंट ऑन द सेम डे। अगर कोई समस्या हो जाए, मान लो कि बैंक से रिलेटेड हो या कुछ हो, या उसने, जैसे स्पॉन्सर ने, किसान भी पेटीएम चला रहा हो, स्पॉन्सर भी पेटीएम चला रहा हो, या कुछ भी चला रहा हो, उसने भेजा, फिर पैसा फंस गया और 3 वर्किंग डे लग रहे हैं, तो उसको लिख कर देना होगा कि मैंने पेमेंट कर दिया है, उसका स्क्रीनशॉट या कुछ, तो किसान मान, नहीं तो उसे 24 घंटे के अंदर ही पैसा देना होगा। और बहुत ही मैक्सिमम, और सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे अच्छी बात है कि पेमेंट क्या होगा, उसी दिन होगा। ये 5 बातें हो गई। आपको 6वीं बात क्या होगी, जो सबसे बड़ी बात है, जो इस किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ी बात है, फार्मर लैंड के बारे में। क्या फार्मर की ज़मीनें जा सकती हैं? ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें किसानों की ज़मीनें चली जाएंगी, किसान ऐसा ना करें, इसका विरोध करें, ऐसा वैसा कुछ लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं किसानों को। बल्कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, किसानी की कोई ज़मीन नहीं जाएगी, कहीं कुछ ज़मीन नहीं जाएगी। ये सरकार का कहना है, मेरा कहना नहीं। और सरकार ने किस बेस पर कहा है, बेस सुनिए। सरकार ने कहा है कि किसान की ज़मीन पर कोई परमानेंट कुछ बनाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने एक फसल चक्र के लिए, स्पॉन्सर ने उस किसान की ज़मीन ली और उसे एक फसल के लिए ज़मीन ले ली, उसके बाद उस पर कोई परमानेंट बना दे, कुछ कर दे, तो क्या कर सकता है, परमानेंट कुछ कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, अगर कर भी दिया तो उसे खुद के पैसे से उस परमानेंट कार्य को हटाना पड़ेगा। अगर उसने नहीं हटाया तो 1 साल बाद वो जितना कार्य किया होगा वो सरकार, किसान की ज़मीन पर, वो सब किसान की हो जाएगी। सरकार ने इस पर लिख दिया है। अब किसान को क्या समस्या है भाई, पढ़ो, जाके देखो तो तब पता चलेगा लिखा क्या है उसमें। आप पढ़ नहीं रहे हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि समस्याएं ये हैं। 7वीं बात क्या लिखी गई है इसमें, जो फार्मर लैंड हो गया, मैंने आपको फार्मर लैंड बताया।
सातवीं बात क्या लिखी गई है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा कि स्पॉन्सर का और फार्मर का, स्पॉन्सर और फार्मर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। इसका जितना भी कार्य होगा वो क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उस पर किसी को कोई समस्या नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। ये रजिस्ट्रेशन मैंने आपको एक एक बातें बता रहा हूँ, जो ये सब बताने वाली नहीं उसके बाद भी बता रहा हूँ, क्योंकि कितनी कोई भी ऐसी बातें नहीं होंगी जो इस एक्ट में छूट जाए। इसीलिए मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि ऐसा कोई नहीं बताएगा जैसा हम बता रहे हैं। आपने ये देखा, 8वीं बात इसमें क्या जोड़ी गई, 8वीं बात जोड़ी गई, इसमें जोड़ी गई कि जैसे कोई प्राकृतिक घटना हो जाती है, जैसे कि किसान से कहा गया कि आपको इतने तारीख को आना है, इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में हमें ये ज़मीन चाहिए। अब किसान का खेत कहीं दूर हो, प्राकृतिक घटनाएं कोई हो गई हो, तो क्या होगा, मेजर प्रॉब्लम हो गई, फोर्स मेजर, जिसे इस समय बहुत फेमस वर्ड है जो फोर्स मेजर बोला जाता है, उसे आप एंटोनिम साइनोनिम्स में पढ़ेंगे। फोर्स मेजर यानी कि जो अगर कोई प्राकृतिक घटना घट गई हो तो उसमें किसी की गलती स्वीकार नहीं होगी। अगर कोई की कह दे कि भाई कोई मान लो जैसे कोई व्यक्ति है कंपनी में काम कर रहा है, उसे 1 तारीख को बुलाया गया, अब वो 1 तारीख को नहीं पहुंचा, तो उसको कोई प्राकृतिक घटना हो गई, ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से वो पहुंच ही नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में अगर फोर्स मेजर हो जाता है तो किसी की गलती स्वीकार, किसी की गलती नहीं मानी जाएगी, जिसके वहाँ पर गलती हो, चाहे मैं फार्मर की हो चाहे स्पॉन्सर की हो। अब बताइए इसमें कोई गलत नियम है क्या। अब 9वां नियम, फिर वही बात मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाले में, डिस्प्यूट वाला जो यहाँ 5वां रूल था, पहले में वही डिस्प्यूट, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो क्या होगी, मैक्सिमम वही रूल जो पहले वाले में था, पहले एसडीएम के पास जाएगा, कमेटी बनाएगा, 30 दिन में समाधान करेगा। इन दोनों के बीच अगर कोई हुआ, वहाँ से कोई नहीं मानता है तो डीएम के पास जाएगा, डीएम 30 दिनों में क्या करेगा, इनकी समस्याओं को समाधान करेगा और डीएम का कहना अंतिम और सर्वमान्य होगा। ये 9वीं बात कही गई थी। 10वीं बात क्या कही गई थी इसमें, 10वीं बात ये कही गई थी पेनाल्टी क्या होंगी, पेनाल्टियाँ कैसी लगाई जाएंगी, इन पे दंड कैसे दिया जाएगा। तो किसी भी हालत में किसान को दंडित नहीं किया जाएगा, इस एक्ट में लिखा है। बुरा क्या है भाई, पढ़ो जाके एक्ट तो। किसी भी कीमत पर किसान को दंडित नहीं किया जा सकता। किसान को दंडित, अगर किसान की गलती है तब भी उसे 100 जितना स्पॉन्सर जितना खर्चा हुआ है उसको उतना देना पड़ेगा। लेकिन यदि ये मामला एसडीएम या डीएम से पहुंचा और उन्होंने बता दिया कि स्पॉन्सर की गलती है, तो स्पॉन्सर को किसान की लागत का 1.5 गुना देना ही पड़ेगा। अब बताइए यहाँ पर क्या गलत है। 10वें रूल में ये बताया गया था, ठीक। 11वें में क्या बताया गया, आपको 10 बता दिए, इतना काफ़ी है, लेकिन आपको और बता दिया जाए ताकि कोई आपको कुछ भी एक भी ऐसी बात हो जो ना छूटे ना, इसमें सभी बातें बता दी जाए। 11वां ऐसा बताया गया था एग्रीगेशन, यानी कि अगर इसमें जो लिखा रहेगा एग्रीगेशन से रिलेटेड है कि यानी कि किसान जो खेती अलग अलग से करते रहेंगे, उसमें एग्रीमेंट किया रहेगा कि किसान और स्पॉन्सर के बीच में ये बातें हुई हैं, ये बातें तथ्य होंगी, ये डीएम एसडीएम जो दंड पेनाल्टी ये सब अगर कोई किसान होगा तो ये होगा। और जो मेन बातें हैं 11वीं नंबर बातें जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक और रूल बनाया गया। इसमें रूल ये बनाया गया है कि जो किसान होंगे, जैसे स्पॉन्सर है, कोई बड़ा स्पॉन्सर मान लीजिए आ गया, तो किसान भी बड़ा तो हो सकता है। किसान क्या करे, किसान जाए अपने एरिया के, जैसे एक किसान 2 बीघा खेत है उसके पास, बगल वाले के पास भी 2 बीघा, दूसरे वाले के पास भी 2 बीघा, दूसरे वाले के पास भी 2 बीघा है, तो क्या करे वो किसान सभी किसानों को इकट्ठा कर ले। एक किसान जाए, इसको भी सबके किसानों को इकट्ठा करे, कहे चलो सभी लोग एक ही स्पॉन्सर को बेचते हैं, तो सभी लोग इकट्ठा होकर के भी एक स्पॉन्सर को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ऐसा इस रियल में बताया गया था, ऐसा इस रूल में बताया गया था, ठीक। तो ये क्या किया गया, इसमें 11 बातें, मुख्य 11 बातें क्या कर दी गई, बता दी गई, जो मैंने आपको बता दी। अब आगे की बातें, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं बची है, और आगे बातें को मैं क्या कर रहा हूँ आपको अभी बता रहा हूँ। ये 11 बातें समझ में आई। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप
तुरंत कमेंट करें। किसान कृषि विधेयक से संबंधित कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करें। कोई भी ऐसा रूल और कोई भी ऐसी समस्या होंगी जो आपको न समझ में आया हो तो आप बताएं, मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें बताया गया कि इस अधिनियम की अच्छाइयाँ क्या हैं, मैं आपको ये बता दूं अधिनियम की अच्छाइयाँ। ठीक है, इस अधिनियम की अच्छाइयाँ क्या हैं, ठीक, ये मैं आपको बता दूं। अधिनियम की अच्छाइयाँ ये है कि जो होगा हर एक स्टेट में आप क्या कर सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं। लाइन एवरी स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट वाले क्या हो जाएंगे, इसमें हर एक स्टेट स्पॉन्सर, कोई भी स्टेट के स्पॉन्सर से आप कुछ भी करा सकते हैं। पहला रूल ये हो जाएगा। इस अधिनियम में मैंने 11 बातें बता दी, आप उससे खुद अच्छाइयाँ निकाल सकते हैं। लेकिन अब दूसरा क्या होगा, इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, किसानों के मध्य कंपटीशन बढ़ेगा कि इनका दाम, अपने दाम को मैं ज़्यादा बताऊंगा, मैं अपने किसान फसलों को अच्छे तरीके से बोऊंगा, स्पॉन्सर से ज़्यादा पैसे लेने के लिए अच्छी फसल करूंगा। अब मेरे पास स्पॉन्सर है, एमएसपी में जितना मिलता था उससे ज़्यादा मुझे मिलने की कोशिश किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, किसानों के मध्य कंपटीशन बढ़ेगा। अब तीसरी बात जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे अच्छी बात है इस अधिनियम की, तीसरी बात है वो, और सबसे अच्छी बात यह है कि कार्प जो फसल होगी वो फसल परिवर्तित होने रहेगी। अब किसी को लग रहा है भाई उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान ज़्यादा हो रहे हैं, अब यहाँ के स्पॉन्सर को आवश्यकता है, स्पॉन्सर आया और किसान से कहा मुझे आपके खेत में सरसों की खेती करनी है, तिलहन की खेती करनी है। अब मुझे स्पॉन्सर ने कहा कि इतने रुपए आप ले लीजिए एक सीजन का, मुझे सरसों की खेती करनी है आपके खेत में। अगर किसान को लगे कि गेहूं से ज़्यादा मुझे सरसों में फ़ायदा हो रहा है, किसान एग्रीमेंट कर ले और 6 महीने के लिए, एक फसल के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी एग्रीमेंट हो वो कर ले। अब उसमें क्या होगा, स्पॉन्सर देखेगा वहाँ की उपज क्या है, वहाँ पर अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों को लाएगा, कृषि वैज्ञानिकों को लाएगा, वहाँ की फैसिलिटी देखेगा कैसे क्या हो रहा है, तो वहाँ पर फसल चक्र परिवर्तित होगा। और फसल चक्र को परिवर्तित करना भी बहुत आवश्यक है, इससे किसान वहाँ की उर्वरकता बनी रहती है। बार बार एक ही चीज़ बोने से वहाँ की जो ह्यूमस होती है वो उस मिट्टी की वो सबसे ख़त्म होती जाती है और वहाँ की उर्वरकता कम हो जाती है। ये कृषि में भी बताया जाता होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि फसल को परिवर्तित करना चाहिए। और इस नियम में ये भी, इस रूल में जो बताया गया, इसमें फसल परिवर्तित भी की जा सकती है। क्यों, अभी आपको बताया होगा, कल मैंने आपको बताया था अभी भी शुरू में कि क्या किया था, मोदी जी ने राज्यसभा और लोकसभा में बोला था कि स्ट्रॉबेरी बुंदेलखंड में हो रही है, उत्तर प्रदेश की। सोचिए, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर स्ट्रॉबेरी हो रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग उत्साहित हो रहे हैं। उन्होंने एक घटना बताई जो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी लगी मुझे, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जब मैं आज के 30-40 साल पहले, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, एक व्यापारिक क्षेत्र में थे, मतलब कि राजनेता में ही थे लेकिन व्यापार के संगठन में कार्य कर रहे थे। तो उन्हें एक महाराष्ट्र का किसान लेके, उत्तर प्रदेश का किसान उनको अपनी खेत में बार बार बुला रहा था और उस किसान के पास सिर्फ 1 या 2 बीघा खेत थे। प्रधानमंत्री जी ने बताया उसके पास 2 बीघा खेत थे और वो उन 2 बीघों खेत में ऐसी खेती कर रहा था। उसने रिसर्च किया, वो गया दिल्ली, किसान गया दिल्ली, देखा कि 5 स्टार होटलों में कैसे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर टमाटर छोटे आ रहे हैं, प्याज ये क्वालिटी की आ रही है, आलू इस क्वालिटी की आ रही, ये इस क्वालिटी की आ रही। उसने वहाँ पे जाके देखा किसान ने। अब वो सब देखने के बाद वो आया और अपनी जो 1.5-2 बीघा की ज़मीन थी उसके पास, उसने क्या किया, उन्हीं ज़मीनों में तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को उत्पादित करने लगा। तो गाँव वाले सोच रहे हैं गेहूँ चावल बो ही नहीं रहे, अब का इनका फ़ायदा होगा। ऐसी कंडीशन हो रही थी। जब गांव में कुछ बदलाव होता है ना, तब यही सब कहते रहते हैं ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बल्कि तो उसने क्या किया, प्रधानमंत्री जी को बुलाया, अब प्रधानमंत्री हैं, उस समय नहीं थे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने देखा कि उसकी जो फसलें थी, जो प्याज थे, जो टमाटर थे, वो सीधा दिल्ली के 5 स्टार होटलों में जा रहे थे। इतना बड़ा बिजनेसमैन धीरे धीरे 2 बीघे से हो गया। तो इसीलिए फसल को परिवर्तित करते रहने से, बार बार गेहूं चावल गन्ना, गेहूं चावल गन्ना, गेहूं चावल गन्ना से कुछ होने वाला है नहीं। तो इस अधिनियम की ये विशेषताएं बताई गई थी। छोटी सी बात मैंने आपको बता दी ये अधिनियम की। और एफपीओ, जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, एफपीओ क्या होता है, एफपीओ में भी फायदा होगा इसका। ठीक है, तो इसकी अच्छाइयाँ थी। अब इसमें बुराइयाँ क्या थी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें बुराइयाँ क्या थी,
इसकी बुराइयां सबसे पहली इसमें प्रॉब्लम हुई, इसको जनता ने क्यों कहा कि ये नियम मुझे स्वीकार नहीं है, आप इसे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी समस्या यह हुई कि जनता कोर्ट नहीं जा सकती है। कहाँ नहीं जा सकती है? कोर्ट नहीं जा सकती है। मैंने आपको पहले वाले में बताया था यही समस्या है, दूसरे वाले में भी यही समस्या है। सरकार का कहना है कोर्ट इसीलिए नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर समय ज़्यादा लगेगा, वकीलों को करना पड़ेगा, जनता का खर्च ज़्यादा होगा, इसलिए कोर्ट नहीं, जिला स्तर पर ही इसको समाधान करना चाहती है, ये थी। और दूसरा, मार्केट की प्राइसिंग रेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी इसकी समस्या ये भी, मार्केट प्राइस। जैसे कोई व्यक्ति अब पहले ही पैसा कंफर्म कर लिया कि इतने रुपए में हम अपना पूरा गेहूं बेचेंगे इस खेत का, अब बाद में पता चला उसका रेट बढ़ गया, तो ये भी यहाँ पर समस्या है। लेकिन उसमें 2 रूल दिए गए हैं, आप जब चाहें या आप चाहें तो पहले ही रेट तय कर लें, या फ्लेक्सिबिलिटी का रूल दिया गया है, उसमें आप चाहें तो रूल को तय कर लें, लेकिन एपीएमसी के एमएसपी के तहत आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। इसकी 2 प्रॉब्लम्स हो गई। तीसरी प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन में हमने बताया नहीं, पैन कार्ड से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो वो स्पॉन्सर बन सकता है, ये भी गलत है। इसकी जो चौथी समस्याएं बताई गई, इसकी बताई गई लीगल टीम बनाई जाए। इसकी कोई लीगल टीम नहीं है। इसमें समस्या यह है कि लीगल जो स्पॉन्सर होगा उसकी कोई लीगल टीम बनाई जाए, पैन कार्ड से ही नहीं, उसका कोई एक पूरा बेनिफिक्चर बना रहे, स्ट्रक्चर बना रहे और उस स्ट्रक्चर के थ्रू काम करते रहे। 5वीं और अंतिम बुराइयां, इसी की वजह से पूरा कानून उलझ चुका है। और जो आप अच्छे तरीके से जिसका नाम सुन रहे हैं आप, MSP। व्हाट इज MSP? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, न्यूनतम मूल्य जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाएगा उसे क्या कहा गया? MSP। अच्छा, बहुत जो अपने यहाँ के किसान हैं उनको अब MSP पता चली होगी। बहुत लोग ऐसे हैं क्योंकि उनको बेचारे को MSP इसीलिए नहीं पता चल पाई है, अब वो बेचारे, उनके पास 2 एकड़ से भी कम ज़मीन है, और 2 एकड़ से कम ज़मीन है, उनके पास परिवार ज़्यादा है, परिवार ज़्यादा होने के कारण ज़मीनें अधिक नहीं हैं, और उनको इतना ही उपज होती है कि घर का खर्चा नहीं चला पाते, घर की समस्याएं ही नहीं हो पाती हैं पूरी, उनको अलग से खरीदना पड़ता है। और ऐसे किसान MSP को जानते ही नहीं, और बल्कि बिहार में 60% किसान MSP के बारे में नहीं पता है। लेकिन किसान आंदोलन MSP के कारण ही हो रहा है। अब जब से आंदोलन शुरू हुआ सभी लोग MSP जान गए कि MSP क्या होता है, और जो नहीं जाने उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। MSP क्या होता है इसको बताया मैंने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस APMC के माध्यम से दिया जाने वाला प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कौन तय करता है? तो CAPC। आपको इसका फुल फॉर्म पता करके कमेंट बॉक्स में बताना है। CAPC आर्टिकल 254, आर्टिकल 244 में 56 और 44, 3 चीज़ मैंने आपसे पूछा, तीनों बताना है। CAPC MSP तय करता है कि CAPC जो होता है वो उस एरिया को जाएगा, वहाँ पर किसानों को देखेगा कि इनकी CAPC क्या करता है, इनको चेक करता है कि किसान क्या हैं, किसानों की समस्याएं क्या हैं, किसान गेहूं बोने में मैक्सिमम कितने रुपए खर्च करता है, ये खर्च करने के बाद वो खर्च जो करता है उसका 1.5 गुना किसानों को इस समय दिया जा रहा है सरकार के अनुसार। अब MSP की शुरुआत कैसे हुई, MSP आया कहाँ से? तो आपने लक्ष्मीकांत झा समिति पढ़ी होगी, शायद उन्हीं लक्ष्मीकांत झा की समिति थी 1966 में। लक्ष्मीकांत झा की समिति ने ही जो 66 और 67 में जब हरित क्रांति की शुरुआत होने वाली थी भारत में M स्वामीनाथन के द्वारा, तो उसी समय इंदिरा गांधी जी के, लाल बहादुर शास्त्री जी ने MSP की शुरुआत के लिए कहा था। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि MSP को बढ़ाया जाए, MSP को कुछ ऐसा किया जाए सरकार किसानों के लिए, ताकि उनके लिए MSP कुछ ऐसी आ जाए व्यवस्था ताकि किसानों को क्या होना, उनको नुकसान ना हो। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैक्सिको से बीज मंगवाया। हरित क्रांति कैसे हुई थी? मैक्सिको से बीज आया, अच्छे अच्छे उर्वरक स्थलों को खोजा गया, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रदेशों को चेक किया गया और उन पर किसानों को कहा गया कि आप अधिक से अधिक कम क्षेत्रों में अधिक से अधिक उत्पादन करो बीजों से, अच्छे अच्छे क्वालिटी के बीजों को मंगाया गया। और ये हरित क्रांति की बातें हैं, इसको आपको कभी बाद में बताई जाएगी क्योंकि ऐसे ही वीडियो बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो लक्ष्मीकांत झा की समिति के अनुसार ये क्या
एमएसपी की शुरुआत की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1964-65 में इसकी एमएसपी की शुरुआत की, और वो जो मतलब कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। और इसमें एमएसपी के थ्रू अभी भी बहुत सी दो तीन बातें हैं कांग्रेस सरकार की, बहुत ही अच्छी बात है। जब आपको पता है कोई सरकार जाने वाली होती है, जब उसका अंतिम समय रहता है तो क्या करती है सरकार? यही करती है, वो चाहती है कि कोई ऐसा रूल बना दे जिससे हमारी सरकार फिर से वापस आ जाए। लेकिन अगर ना बन पाए तो आने वाली सरकार टेंशन में रहे कि इसे हम कैसे फॉलो करेंगे। तो उसको 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार जाने वाली थी तो उन्होंने क्या किया, फूड पॉलिसी लाए, जो भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी फूड पॉलिसी बनी, जिसे पीडीएस कहा गया, बाद में टीडीएस, उसमें पीडीएस जो बाद में टी शब्द भी जोड़ दिया गया। पीडीएस का मतलब क्या हुआ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक ऐसा पीडीएस लाया जिसमें टी जोड़ दिया गया, ट्रेटिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये किया गया। और 2013 में पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब कि मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए थे पीडीएस, यानी कि जो ये लाया गया। उसके बाद उसमें क्या हुआ, इस पीडीएस को एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत रखा गया। इसमें क्या किया गया, जो मिड डे मील भी शुरू की गई एनएफएसए के तहत, और टीपीडीएस यानी कि ये शुरू किया गया। इसमें भारत के 80 करोड़, कितने 80 करोड़ निम्नतम किसानों को राइस 3 रुपए में, व्हीट यानी कि गेहूं 1 रुपए में, और दलहन 1 रुपए में, 2 रुपए में, ऐसे कुछ था, 3 रुपए में और 2 रुपए में। ठीक, एक व्यक्ति को 5 रुपए, एक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाने लगा। चावल 3 रुपए में, गेहूं 2 रुपए में। ये क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया 2013 में, और उनकी सरकार चली गई। उसके बाद बीजेपी की सरकार ने इसे बीजेपी की सरकार ने लॉकडाउन जो हुआ, इसके तहत हर एक महीने 8 महीने तक सरकार ने इसको भी लगातार बढ़ा दिया, फ्री कर दिया था। जो इसमें 3 रुपए 2 रुपए थे उसको भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद कुछ रूल आए जिसमें आपको पता होगा 1 महीने में 2 बार दिया जाने लगा। एक बार पैसे लिए जाते थे 3 रुपए 2 रुपए के हिसाब से, दूसरी बार वाला क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। कुछ स्टेट में भी कर दिया गया। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये कार्य किया गया था। ये सब किसने किया था, मनमोहन सिंह जी ने शुरू किया, और इस समय अभी भी चल रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ हो रहा है। ये भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी कोई भी योजना लाई गई थी तो ये लाई गई थी। ठीक, अब आपको बता दूं, वीडियो को ज़्यादा लंबे न करते हुए मैं जल्दी आपको बताना चाहूँगा कि एमएसपी में बुराइयां क्या हुई, एमएसपी क्यों समस्या बनी है। तो एमएसपी में समस्या ये बनी है कि सबसे पहली समस्या आपको बताना चाहूँगा, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उसमें सबसे पहली समस्या बनी है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एमएसपी जो दिया जाता है 1.5 गुना, वो किसका दिया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो A2, C2 और D2 मैं आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। A2 क्या है, C2 क्या है और L2 क्या है, ये सब। A2 मतलब जब कोई किसान अपनी उपज का जो उसमें उपज करने के लिए, किसी भी फसल को उपज करने के लिए उसमें कितने कीटनाशकों का उपयोग किया है, कितनी दवाइयाँ लाया है, कितने फर्टिलाइज यूज़ किया है, कितने उसमें सिंचाई हुई है, इन सभी पे खर्चे को A2 कहा गया। ठीक, इन सभी खर्चे को हमने A2 कह दिया सीधा। और इसमें एक और जोड़ दूं, अगर A2 + F2 यानी कि इतना खर्चा तो होगा ही, इतना खर्चा तो होगा, प्लस अगर कोई फैमिली का मेंबर भी काम करता है, जैसे कोई खेत में काम कर रहा है, किसी के यहाँ ज़्यादा लोग हैं तो वो भी तो काम कर रहे हैं, उनका भी तो मजदूरी बननी चाहिए। भले अपने यहाँ काम कर रहे हैं लेकिन सरकार के हिसाब से वो अपना काम कर रहे हैं। अगर कहीं अलग काम करते तो उसका उन्हें पैसा मिलता, वो घर में काम कर रहे हैं उसका भी पैसा देना चाहिए। तो सरकार A2 + F2 यानी कि इतने खर्चे और प्लस फैमिली मेंबर के, तो सरकार यहाँ पर, और तीसरा जो कहा गया A2, F2 और L2 जिसे C2 हमने कह दिया। A2 यानी कि जो A2 अभी बताया गया, F2 यानी फैमिली मेंबर, और L2 यानी जो लैंड, आपकी जो ज़मीन का उपयोग किया जा रहा है, आपकी जो ज़मीन है उनका उपयोग। जैसे आपने किसी खेत को ज़मीन बनाया है, अगर आप उसी खेत पर कुछ घर बनवा देते, उसके बाद आप उसी को रेंट पे दे देते तो उससे पैसा आता नहीं आता।
या उस ज़मीन में कितना और काम किया जा सकता था, तो वो ज़मीन भी तो जा रही है। तो आपको A2, F2 और C2, L2 ये 3 होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग ने जो 2003 में आया था, उसने कहा था कि किसानों को इस पर 2 गुना देना चाहिए MSP, लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में MSP मिल रही है वो इस पर मिल रही है, वो भी कितना 1.5 गुना। ठीक है, तो ये बात याद रखने ना। अब आपको जल्दी जल्दी से बताया जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुका है वीडियो बनाते बनाते। तो आप वीडियो को अगर कोई समस्याएं होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, उसके लिए भी आपके लिए बताया जाएगा। MSP क्या होता है? 2+21 यानी कि 23 फसलों पर MSP दी जाती है, जिसमें चावल और गेहूं को प्रधानता दी गई है। बाकी 21 फसलें इसमें और भी शामिल की गई हैं। इसमें और क्या समस्याएं हो गई हैं? इसमें पानी की अगर जो व्यक्ति गेहूं और चावल लगातार उपजाएगा तो वहां पर कुछ फसलें ऐसी होती जो पानी ज़्यादा मात्रा में उत्पाद लेती हैं, तो वहां पर भी पृथ्वी की वहां पर उनकी ज़मीनों में भी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए फसलों को बार बार परिवर्तित करते रहना चाहिए, इसीलिए रूल लाया गया। ठीक है, तो ये 2 और महंगाई भी, MSP से किसानों की महंगाई बढ़ रही, लेकिन MSP में कोई कार्य नहीं किया जा रहा, तो ये भी काम किया गया, महंगाई वाला काम। ठीक है, तो ये MSP के थ्रू किया गया था। ठीक, तो इतना टोटल रूल बताया गया था जो MSP क्या है और MSP की समस्याएं क्या है। आपको मैं जल्दी से बता दूं एक बड़ी बात, कोई बात छूटने ना पाए, भले थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन अगर जल्दी उससे भी जल्दी हो जाए तो अच्छी बात है। आपने सोचा होगा कि सबसे पहले किसान हरियाणा और पंजाब से ही क्यों आए? हरियाणा और पंजाब से ही क्यों आए? हरियाणा एंड पंजाब से। तो आपको बता दूं, जो वहाँ की राइस है और यहाँ की जो चावल है, और यहाँ की हरियाणा में जो किसान हैं उनके चावल का 80% और गेहूं का 70% APMC में MSP में जाता है। अब आप सोच सकते हैं, जो पूरे MSP पर ही निर्भर है, उसके लिए अगर MSP खत्म कर दी जाए तो वो परेशान नहीं होगा। पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारत में, तो उनके पूरे भारत में उनके गेहूं 35%, यानी कि जो गेहूं है पूरे भारत में, हरियाणा के लोगों को गेहूं कितना? 35% ही, चावल कितना? 24%, और अन्य अदर जो भी चीज़ें हैं वो 44% के लगभग आती हैं। ये कहाँ जाती है? MSP पे जाती हैं। तो यानी कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को ज़्यादा MSP का लाभ मिलता है। इसीलिए अगर समस्याएं हुई तो सबसे पहले हरियाणा और पंजाब के लोगों ने, अब तो मान लीजिए सभी लोगों ने आ गए हैं, और टोटल अगर मान ले पूरे अदर स्टेट की बात कर ले कि अदर स्टेटों में MSP कितना कितना होता है, तो जो महाराष्ट्र हैं, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, इन सभी को मिला करके यहाँ के राइस बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। यहाँ पे इन सबको मिला करके 44% आते हैं, कई राज्यों को मिला के 44%। लेकिन जो गेहूं होता है, गेहूं यानी कि जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो कुल गेहूं है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अकेले 2 राज्य 25% MSP पर जाते हैं। तो इन सभी को आप नोट करते रहेगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप बताना। मैंने बता दिया कि हरियाणा पंजाब वाले कितने हैं स्पेशल। अगर पूरे देश की बात की जाए और अलग अलग बात की जाए तो कुछ ऐसे हुई। ये था आपका दूसरा नियम। आपको अब तीसरा नियम बताऊंगा, जो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में आपको तीसरा नियम बता दिया जाएगा। तीसरा नियम क्या बताता है? भंडारण के लिए आवश्यक वस्तुओं के भंडारण, यानी आवश्यक वस्तुएं संशोधन, आवश्यक वस्तुओं के संशोधन के लिए क्या बताया है? आवश्यक वस्तुएं संशोधन। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं संशोधन अधिनियम 2020। तो ये तीनों नियम तीसरा नियम था। इस नियम में क्या बताया गया? इसकी कोई ज़्यादा बहुत विरोध नहीं किया गया, लेकिन विरोध किया गया है। इसमें यह कहा गया कि आप कोई भी चीज़ का भंडारण नहीं कर सकते। ठीक, क्यों नहीं भंडारण कर सकते? क्योंकि भाई पता चले कि गेहूं का भंडारण करते रहे, कोई गेहूं बेचे ना ही, गेहूं बेचे ना ही, चावल बेचे नहीं, चावल बेचे नहीं, और बाद में पता चले कि भारत में गेहूं चावल की कमी हो गई। अब गेहूं चावल की कमी हो गई तो भाई उसका दाम बढ़ जाएगा, और जब दाम बढ़ जाएगा तब आप क्या करेंगे? उसको बेचेंगे तो उसका फायदा होगा। तो इसके भंडारण कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन पर? जब तक किसी वस्तु का, अगर कोई स्पेशल वस्तु है, उस वस्तु का दाम 100% से ज़्यादा बढ़ा ना हो, तब तक उसका भंडारण किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई 50 रुपये की दाल थी, अब ऐसी कंडीशन आ गई कि भारत में दाल मिल ही नहीं रही है,
और जब मिल नहीं रही तो जिसके पास थोड़ी थोड़ी वो ज़्यादा महंगी बेचेगा और उसकी कीमत 100 रुपये हो गई, यानी कि सीधा सीधा दुगुना बढ़ गया, यानी 100% बढ़ गया दाम उसका। तो अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो दाल के भंडारण पर रोक लगा दी जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन 50% भी बढ़ गया, कितना 50% भी बढ़ गया किसी का दाम, तब भी क्या कर सकते हैं, इसके भंडारण पर रोक लगा सकते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस जैसे आ जाए, वार हो जाए या कोई समस्याएं आ जाएं या आप जैसे कोरोना आ गया है या और कुछ आ जाए तो उस कंडीशन में भी आप भंडारण कर सकते हैं। बस जैसे कोई कोरोना आ गया तो आप भंडारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने रूल बनाए हैं कि जो कि 50 और 100% पार नहीं करना चाहिए। तो हमने आपको कुछ ज़्यादा समय ही लगा, लेकिन हमने पूरे के पूरे प्रथम द्वितीय तृतीय पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम सभी के सभी बता दिए। अब मैं अपनी 2 बातें बताना चाहता हूं एपीएमसी और एमएसपी के बारे में। एपीएमसी और एमएसपी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने लोग कह रहे हैं कि कानून क्यों नहीं बना देते इस पर, तो कानून आज तक नहीं बना है और इसीलिए कानून नहीं बनाया जा रहा है। सरकार अभी तक कहती थी एमएसपी है, अब भी कह रही है एमएसपी है। सरकार अभी भी कह रही थी एपीएमसी है, अब भी कह रही है एपीएमसी है। आपको पता होगा अभी हाल ही में भारत सरकार की कृषि कानूनों पर अमेरिका ने भी सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि एपीएमसी जो है, एपीएमसी में एमएसपी, भारत में एमएसपी यानी सब्सिडी जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी मिल रही है। भारत वाले सोच रहे हैं सब्सिडी मिल ही नहीं रही हमें। जैसे सब्सिडी अगर मिल रही है किसी को, मान लीजिए कि सब्सिडी, पहली बात तो सब्सिडी का विरोध पाकिस्तान तो करेगा ही करेगा भारत की। पाकिस्तान नहीं, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी लोग सब्सिडी का विरोध कर रहे हैं भारत की। वो कह रहे हैं कि आप वहाँ पर ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं, आप इसीलिए वहाँ के सामानों को सस्ता कर दे रहे हैं और आपकी ज़्यादा सामान बिक रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप समझा, आप बता रहे हैं थोड़ी थोड़ी बातें। जैसे आप हमारे यहाँ भारत में गेहूँ ज़्यादा उत्पादित होता हो, चावल ज़्यादा उत्पादित होता हो, 3 देश हैं, मान लो ये भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ईरान है, या ये ईरान हो गया। ठीक, अब ईरान को चाहिए गेहूँ, ईरान को क्या चाहिए? गेहूँ। ये हो गया भारत, ये हो गया यूएसए और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ भी गेहूँ हो रहा है, यहाँ भी गेहूँ हो रहा है, यहाँ भी गेहूँ हो रहा है, यहाँ गेहूँ नहीं हो रहा। अब क्या हुआ कि जो भारत के लोग हैं, अब ईरान के लोग कहाँ से व्यापार करेंगे? अगर मान लो इनका भी 1000 रुपये कुंटल हो, इनका भी 1000 रुपये प्रति कुंटल हो, इनका भी 1000 रुपये प्रति कुंटल हो, तो वो कहीं से भी व्यापार कर लेगा, क्योंकि यहाँ समान है। लेकिन अगर भारत कह दे कि मैं भाई 1000 नहीं 900 रुपये में दूंगा, अब क्या होगा भाई? जब सरकार 900 में बेच रही है तो सरकार 900 रुपये में खरीदेगी भी तो, और किसान का 900 रुपये में घाटा हो जाएगा, तो क्या होगा? इनसे समस्याएं होंगी। तो भारत सरकार ने सब्सिडी कर दी। अब सब्सिडी का विरोध ये दोनों करेंगे। कहाँ करेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में करेंगे। कहाँ करेंगे? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका विरोध किया जाएगा कि भारत सरकार अपने दामों को कम करके दूसरे देशों में व्यापार ज़्यादा कर रही है, वहाँ पर सब्सिडी करके और किसानों को मजबूत बना रही है। क्योंकि WTO कहता है कि व्यापार करने के लिए जिसके पास ज़्यादा सामान हो वो एक दूसरे से व्यापार करे, लेकिन ऐसा व्यापार नहीं कि दूसरे देश के भी व्यापार को रोक दे। समानता प्रदर्शित होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? अब भारत वालों ने कहा कि भाई सब्सिडी तो दे नहीं सकते, हम एमएसपी क्लियर कंफर्म कर नहीं सकते। अगर एमएसपी कंफर्म कर दे तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया उनके विरोधी हो जाए, सभी देश उनके विरोधी हो जाए, इसीलिए भारत एमएसपी कंफर्म नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, भारत सरकार चाह रही है कि ये आंदोलन पूरे विश्व में पहुंच जाए, ताकि पूरे विश्व में जब आंदोलन पहुंचे एक एक देश देखे। भारत का अगर सपोर्ट करेगा कृषि पर, कृषि विधेयक पर, अगर सरकार जैसे यूएसए ने सपोर्ट किया, अन्य किसी देश सपोर्ट करेगा, तब तो कुछ नहीं बोलेगा भारत। अगर किसी अन्य ने सपोर्ट नहीं किया, कहा कि इस बिल के बंद किया जाए, तो भाई भारत जाएगा WTO और वो कहेगा आप लोग हमें एमएसपी करने दीजिए, हमारे यहाँ हमें एमएसपी का रास्ता खोल दीजिए, हम अपने किसानों को एमएसपी कंफर्म कर दें, हमें किसान आंदोलन बंद हो जाएगा। और ये लोग एमएसपी देना नहीं चाहते। ये लोग कह रहे हैं कि इस भारत सरकार ऐसे ही क्या कर रही है, इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही, इसी वजह से इसका सामान दूसरे देश खरीद रहे हैं। तो ये क्या कर रही है? ऑस्ट्रेलिया और यूएसए वाले इनका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। अब भारत सरकार ने कहा ठीक है बेटा, अब हम सब्सिडी देंगे। कैसे?
देखो ऐसे भारत ने सीधा सीधा सब्सिडी नहीं दिया। उसने कहा किसानों से तुम्हारे पास 1 बीघा जमीन है, कितना उगाते हो? भारत सरकार ने किसानों से कहा 1 बीघा जमीन है, कितना उगाते हो? कहे कि 1 बीघे जमीन में हम 5 कुंटल उगा लेते। कहे अब तुमको 10 कुंटल उगवाएंगे। किसान कह रहा कैसे भैया? बोले कि 10 कुंटल उगवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। और भारत सरकार किसानों का सपोर्ट कैसे कर रही? कह रही कि आपकी सिंचाई फ्री कर दी जाएगी, ठीक, पैसा नहीं लगा। फर्टिलाइज में सब्सिडी दी जाएगी, पैसा नहीं लगा। सिंचाई के लिए अगर आपके पास बिजली बिल है वो भी कम कर दिया जाएगा। वहाँ जहाँ सोर्सेस को कम कर रहे हैं, अगर आपका पैदावार में जैसे पैसा कहाँ, पैदावार आपने 5 कुंटल किया, आपकी पैदावार जब करते हैं तो टोटल जोड़ते नहीं कि इतना खर्चा यहाँ लगा, इतना खाद में, इतना सिंचाई में, इतना ये में, इतना वो में, सब जोड़ के तब बताते कि इतना ज़्यादा खर्चा होगा, अब इतने से ज़्यादा हमें फ़ायदा तो होना ही होना चाहिए। तो सरकार ने कहा कि अब उस वाले खर्चे को हम कम कर देंगे ताकि तुम्हारा ज़्यादा फायदा भी हो और हमें तुम्हारा 1 बीघे में 5 कुंटल उगा पाते थे, 10 उगा रहे हो। अब 100 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल दे रहे थे, तुम थोड़ा मैनेज कर लो, 900 रुपये में कर दो। 900 रुपये में सरकार ने कहा, किसान भी कहेगा कोई बात नहीं, जब 5 कुंटल हो रहा था 1000 में दे रहे थे, अब तो 10 कुंटल हो गया, 900 में दे देंगे। भारत सरकार 900 रुपये में खरीद लिए, अब बेच रही है। अब भी ऑस्ट्रेलिया वाले परेशान, अमेरिका वाले परेशान, ये कैसी चाल चल दिया भारत। तो भारत एमएसपी इसीलिए लागू नहीं कर सकता है क्योंकि विश्व के अन्य लोग भारत पर प्रेशर बना रहे हैं। आप 28 सितंबर 2020 का द इंडियन एक्सप्रेस पढ़े न्यूज़पेपर, उसमें लिखा है कि भारत सरकार एमएसपी को कम करे, सब्सिडी को हटाए। विश्व 28 सितंबर 2020 को आया था, तो इसीलिए भारत सरकार ने इस नए कानून को भी बनाया ताकि उसकी विश्व में क्या हो जाए, पहचान भी बनी रहे। और किसानों ने विद्रोह किया, उसे इंटरनेशनल भी बनाना चाहती है ताकि अन्य देश के लोग भी किसानों का सपोर्ट करें। जब किसान का सपोर्ट करेंगे, भारत सरकार तो चाहती है हम एमएसपी दे दें, तुरंत एमएसपी देगी और कहेगी, विश्व में जाएगी WTO में, कहेगी आप हमें एमएसपी देने की राय लिखित दे हम एमएसपी दे देंगे। आप सोचेंगे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसके बाद लिखित क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये व्यापार है, व्यापार WTO से होता है। कोई भारत की नीतियां बनाने के लिए दूसरे से सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो व्यापार है पूरे विश्व के देशों में हो रहा है ना, तो इसके लिए WTO से वहां पर जाना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरे फैक्ट अच्छे लगे होंगे, आपसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि हमने ऐसा वीडियो बनाया जिसमें पूरे कृषि विधेयक जितने भी हुए हैं सब पर एक एक बातों पर चर्चा की, कोई ऐसी बातें बची नहीं, एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताई। और कोई समस्या होगी, आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके लिए एक नई सीरीज लाने वाले हैं जल्द ही, और उसमें हिंदी की क्लासेस जल्द ही चलाने जाने वाली हैं। बहुत अच्छे टीचर के द्वारा आपको जल्दी ही अनाउंस किया जाएगा। और आप कोई भी समस्या हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।